बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है जी? कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत अच्छी हो सकती है? सबसे पहले तो एक बुरी ख़बर से ही आगाज़ करना पड़ेगा। क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं, हमें ही फेस करने। लाहौर में जो है ना, इस दफ़ा स्मोक की जो कंडीशन है नाजरीन, वो इतनी बुरी हो चुकी है कि हम पहले नंबर पे आ गए यार। कैन यू इमेजिन? लाहौर दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है आज की तारीख़ में। आज जो ये जो इंडेक्स चल रहा है ना, उसके मुताबिक 415 इंडेक्स है लाहौर का, जो कि अगर आप देखें तो शदीद एक्सट्रीम पे जाके ख़तरनाक है। इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। इसमें तमाम लोगों के लिए जो है उनके लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है कि हर बंदा जो है इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। और इस बुरी ख़बर को बुरी ख़बर ही समझिए, ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है, क्योंकि आज की तारीख़ के हिसाब से जो आज से हमने ये तैयार करना है कि हमने अपनी सेहत को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि स्मोक के ऊपर मैं पहले भी बहुत सारे शोज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि अब ये सारा सीज़न है, मैं आपको आगाह भी करती रहूँगी कि किस तरीके से आपने अपने आप को सेव करना है। मगर जो मास्क वगैरह है, वो हमने जैसे कोरोना के टाइम पर बड़ी तरीके से हमने इसको पहना था, सेव किया था, उसी तरीके से आप इसको भी पहनिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता देना साथ साथ कि ये जो हम कचरा इकट्ठा करते हैं ना, अपने घर का कूड़ा, ठीक है, दूसरे के पड़ोसी के गेट पे जाके या फिर आगे कहीं जाके उसको जलाने की कोशिश करते हैं, यार नहीं करना है, प्लीज़ नहीं करना है, नहीं करना है। उसको इकट्ठा करें और उसको कूड़ा जो लेके जो जाते हैं ना, उनको जाने दें। और गवर्नमेंट से भी एक छोटी सी अपील है, ये जो सड़कों पे जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, वो लवारिस गाड़ियों को पूछने वाला कोई क्यों नहीं है? हैं? पुरानी मोटरसाइकिलें, पुरानी चिंची, पुराने गाड़ियाँ, इनको कोई पूछने वाला है? इनका कोई सरोकार है? ये प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है, खुदा के लिए। ये जो धुआंधार गाड़ियाँ हैं ना, ये पुरानी हैं, ये खच्चर बिल्कुल जिस तरह से चल रही होती हैं, इनको प्लीज़ खुदा के लिए बंद करवाएं। ये हमारे मुल्क में गंदगी, आलूदगी, ये पोल्यूशन पता नहीं क्या क्या फैला रही है, हमारे सांस के लिए ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम पे कोई रहम करें, हम पे ना करें, हमारे बच्चों पे कर लें। स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, किस तरीके से हम क्या माहौल दे रहे हैं? खाना पीना अच्छा नहीं दे रहे, सस्ता नहीं दे रहे, तालीम सस्ती नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। हवा तो दे दें मुफ्त की, कुछ जो ताज़ा हवा तो मिले। यहाँ तो सांस लेने से भी बंदा फुड़क जाता है। क्या तरीका है यार? किस मुल्क में रह रहे हैं हम? क्यों? रिक्वेस्ट है आपसे, बस प्यार से ही कह सकती हूँ मैं, या नाराज़ हो सकती हूँ सुबह सुबह, मगर खैर चलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के ऊपर, मुझे लगता है कि बहुत सारे शोज़ मैंने, क्योंकि काफ़ी अभी रिसर्च देखी, मगर इसको अभी तरीके से एलेबरेट नहीं किया गया। क्या आपको पता है कि अब अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, आपके चेहरे की इलास्टिक ढल रही है, आपके चेहरे का कोलेजन ख़त्म हो रहा है, या किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई, जैसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद औरतों के मोस्टली क्या होता है कि पेट की जगह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स, लूजिंग, स्किन लूज, स्टफ ऑल दैट की कहानी हो जाती है। कुछ लोगों की ये वाली जगह जो है ये लूज़ हो जाती है, बिल्कुल लटक जाती है ऐसे स्किन, इधर भी झुर्रियाँ, पतली स्किन, रिंकल्स, बॉडी के ऐसे और भी बहुत सी पार्ट्स हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों को फेस पे तो बहुत ज़्यादा जल्दी नुमाया हो जाते हैं। और आजकल जिस तरीके की ग़िज़ा वगैरह है, ये जैसे आती है हमारे पाकिस्तान में, तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, कि ये जिस तरीके से आजकल चल रहा है ना, टर्किश और ये जितने बाहर के जो दुबई के जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो आंटियां हैं, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वो ट्रांसफॉर्म कैसे होती हैं? पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस ट्रांसफॉर्म का हिस्सा हैं और अपने आप को इस प्लास्टिक सर्जरी से उन्होंने रीबॉर्न जो है वो कर लिया, एंड दे आर लाइक लुकिंग वेरी वाओ। उनका एक ट्रांसफॉर्म बहुत खूबसूरत है। एक एज के बाद वो वापस अपनी जवानी की तरफ आ जाती हैं। मगर लोग यही सोचते रह जाते हैं, यार ऐसे कौन से बादाम खाए थे इन्होंने, ऐसे कौन सी किशमिशें खा रही हैं ये, ऐसे कौन से कहवे पीती हैं जिसकी वजह से, यार प्लीज़, ये सर्जरीज़ होती हैं और ये सर्जरीज़ करवाई जाती हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बुढ़ापे को दोबारा जवानी में तब्दील कर सकते हैं। इतने ज़बरदस्त मेरे पास मेहमान आए हैं, और डॉक्टर मुफस्सिर राना साहब जो हैं, ये प्लास्टिक सर्जन हैं, लोगों की लाइफ चेंजिंग गोल्स में इनकी अच्छी अचीवमेंट्स है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में बुढ़ापे को जवानी में कैसे तब्दील किया जा सकता है, और ये क्या पॉसिबल है या बस मुल्क से बाहर ही जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सो नाइस ऑफ यू। वाह, आज का जो टॉपिक है डॉक्टर साहब वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप सर्जन भी हैं, हमने आपकी बड़ी रिसर्च निकाली, हमने कहा आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इसको एलैबोरेट कर सकेगा। सो नाइस ऑफ यू। सो आप सबसे पहले ये बता दीजिए हमें कि जो बुढ़ापा है इसको जवानी में तब्दील किया जा सकता है और ये झुर्रियाँ वुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म होके जो स्किन टाइट होती है, ये कोलेजन प्रोड्यूस होना सब कुछ वापस आ सकता है, इलास्टिक वगैरह एवरीथिंग? प्लास्टिक सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जैसे कि नेम से बड़ा एविडेंट है, प्लास्टिक मींस मोल्डिंग। तो उसमें कॉन्सेप्ट जहाँ कॉस्मेसिस का आ जाता है, वहाँ पे सारी ही ये जिस तरह की आपने अभी जिक्र किया था जिल्द के ढलकने का और बाकी सारी चीज़ों का, येस दे आर रिवर्सिबल। अच्छा सर, ये झुर्रियाँ आती क्यों हैं, किस एज से आती हैं, पहले ये ज़रा बता दीजिए, फिर उसके बाद फिर हम चलते हैं अभी सर्जरीज़ की तरफ के कौन कौन सी सर्जरी किस एज से रिक्वायर्ड होती हैं। झुर्रियाँ आप इस तरह समझ लें कि हमारी स्किन का जो कंपोजिशन है उसमें इलास्टिन एक प्रोडक्ट है, वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था प्रेगनेंसी का, और उसमें आप देखें कि जब पहले बच्चे की पैदाइश होती है तो पेट खुद ब खुद फॉल बैक कर जाता है, रिवर्ट हो जाती है स्किन। लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसीज में उसकी इलास्टिसिटी लूज़ होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने बर्थ मार्क्स की स्ट्रेच मार्क्स की बात की थी, तो उसमें क्या होता है, वाइट लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। वो बेसिकली हमारी इलास्टिन जो होती है ना, वो ब्रेकअप हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब हम इलास्टिक किसी चीज़ में यूज़ करते हैं और उसका मल्टीपल टाइम स्ट्रेच करें तो एक टाइम आता है कि उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। सेम इज़ द केस विद द स्किन, कि स्किन का जो नेचुरल इलास्टिन है वो वक्त के साथ साथ ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप नहीं रहती और वो फिर फॉल डाउन कर जाता है। अच्छा, और ये कितनी कोई एक प्रेगनेंसी पे तो नहीं होता, आप कह रहे हैं मतलब मल्टीपल के बाद ये इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम बात करें कि चेहरे पे जो झुर्रियाँ नुमा शुरू हो जाती हैं, वो किस एज के बाद शुरू होती हैं, कब से हमें कंट्रोल करना चाहिए? ये आपने बड़ी अच्छी अभी बात की थी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की और डाइटरी फैक्टर्स की। तो पहले तो ये चीज़ें इतनी जल्दी एविडेंट नहीं होती थी, लेकिन अब आप इवन देखें कि 30s में भी हमारे पास लोग प्रेजेंट कर जाते हैं जिन पे झुर्रियों का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हमारी एनवायरमेंटल चेंजेस और ग्लोबल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस आ रही हैं, वो हमें इस तरफ बड़ी स्पीड से लेके जा रही हैं। अच्छा सर, मैं आपके ज़रा पास आके आपसे पूछना चाहूँगी ताकि डिटेल में हम जाएं। मुझे ये बताइएगा, ये जो ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, ये ग्राफ्टिंग क्या है और ये जो फेस लिफ्टिंग होती है ये क्या चीज़ है? बड़े काम की बातें हैं, इसलिए मैंने कहा ज़रा आप भी पास आइए, गौर से सुनिए, ठीक है, आप भी आ जाइए, पास आइए, बहुत गौर से सुनिए। आज आपको पता चलेगा ये जो फेस लिफ्ट होता है, ये जो ग्राफ्टिंग होती है और ये जो परमानेंट कोई क्या कहते हैं फिलर जो चीक्स बोन्स के लिए पूरे बना दिए जाते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली परमानेंट, वो इम्प्लांट्स हम कहते हैं। इम्प्लांट्स, ये सारी चीज़ों का फ़र्क आपने बताना है। जी। और ये कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, और किस एज से शुरू होता है। जी सर, आप चाह रही हैं कि सब कुछ बता दिया जाए, जो हमारे हिडन चीज़ें सारी हैं वो एक्सप्लोर हो जाएं सारी। अच्छा, पहले आपने सबसे पहले ग्राफ्टिंग की बात की है। हाँ। ग्राफ्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने एक जगह से स्किन को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें जिस तरह हम कहीं से कपड़ा फट जाता है तो कई दफ़ा उसमें पैच लगाते हैं ना, सेम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ्ट। अच्छा, ग्राफ्टिंग जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं वो बर्न पेशेंट्स में होती है। जिस तरह आपने कहा झुर्रियाँ आ जाती हैं, इस तरह कई दफ़ा किसी का चेहरा अगर जल जाता है, हाँ, तो उसमें स्किन बर्न आउट हो जाती है। जब स्किन बर्न होती है तो इलास्टिन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से किसी का मुंह खींचा जाता है, किसी की आंखें खींची जाती हैं, उसमें फिर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है स्किन को। मगर वो तो पूरा चमड़ा ही स्किन पूरी रिप्लेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट। अच्छा, वो है मतलब सुपरफिशियल जो चीजें हैं, टिश्यूज और ऊपर का जो चमड़ा है, हाँ, वो उतार देना है और उसके ऊपर नई स्किन लगा देनी है। अच्छा, दैट इज ग्राफ्ट। मतलब ग्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आप ये समझ लें कि यू हैव टू रिप्लेस द स्किन विद द स्किन। अच्छा, स्किन की जगह स्किन आएगी लेकिन डेफिनेटली फ्रेश आएगी। अच्छा, उसको हम ग्राफ्ट कह देते हैं। अच्छा, और ये तो चलो इस तरह की चीज़ों के लिए हो गया। और दूसरा जो फेस लिफ्टिंग वगैरह जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, पोनी टेल लिफ्ट चल रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है, कैट आइज चल रही है, ऐसे ही है, आईब्रो लिफ्ट चल रही है और फेस कॉन्टूर लिफ्ट चल रहा है ना। ये बेसिकली आप समझ लें एक ही प्रोसीजर की डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, ज़रा ग्लैमरस नाम ऐड करके। अच्छा, ताकि थोड़ा सा लगे कि चीज़ जो है वो डेफिनेटली जैसे जैसे नई टेक्निक्स आती रहती हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है। अच्छा, ये मुझे दिखाइएगा ज़रा, मैं बताती हूँ इतना ही, ठीक है। ये मेरा जैसे फेस है, फेस लिफ्ट ये होता है कि जैसे सपोज दिस यू सी दिस हाफ फेस, और ये वाला जो फेस है ये आप देखिएगा, यहाँ से अगर मैं उठाती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड
ये यहाँ से आईब्रो भी लिफ्ट हो गया है ना जी। ये आपका पूरा ये वाला ड्रैग, ये जो ड्रैग फेस है ना, जहाँ पे आपको ये बनती है लाफ लाइंस, ये जो ऐसे आपका चीक्स बनता है ना, ये सारा चीक जो है ये ऐसे अपर लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये इसको कहते हैं फेस लिफ्ट, राइट सर? सर ये जगह भी उठती है या सिर्फ ये और ये उठती है फेस लिफ्ट में? इट ऑल डिपेंड्स कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। मतलब अगर सिर्फ अपर फेस और मिड फेस है तो फिर आप उसके लिए अलहदा प्रोसीजर है। अच्छा। अगर आप लोअर फेस और नेक को भी डील करें, नेक की भी झुर्रियाँ होती हैं ना, हाँ, तो एज के हिसाब उसके से लिए neck फिर भी उधर तो। है जी। वो हमारी मैडम नूरजहां का आपको याद होगा, बड़ी देर बैंड पहनती रही हैं। जी, जी, हम जी। छोटे छोटे थे तो हमारा ख्याल था शायद इट इज़ पार्ट ऑफ द ड्रेस। तो जब हम बड़े हुए, हमने प्लास्टिक सर्जरी की, तो हमें पता चला नहीं, एक्चुअली शी इज़ हाइडिंग द स्कार। अच्छा, उनको स्कार हो गया था। डेफिनेटली स्कार दिया गया ना, जख्म मतलब आप करें ना, जब झुर्रियाँ नेक की रिमूव करते थे उस दौर में, तो सामने स्कार आता था, सामने निशान आता था, सामने कट आता था। अच्छा। वो कट का निशान छुपाने के लिए वो फिर बैंड इस्तेमाल किया करते थे। ओके। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं, अब स्कार्स प्रोमिनेंट नहीं रहे। ठीक है। अब जहाँ से भी हमने कोई कटिंग करनी है या हमने किसी चीज़ को एलिवेट करना है, तो उन स्कार्स को हमने हाइड कर देना है। जिस तरह आपने बड़ा अच्छा ये डिमॉन्स्ट्रेट किया। सर इसकी टेक्निक बतानी है ब्रेक के बाद आपने कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि लोग सुन के तो वैसे अभी डर रहे होंगे जी, जी। कि भाई ये पूरा चमड़ा कटना है और इस चमड़े को खींचना है और खींच के इसने स्टिच होना है। अब ये स्टिच किधर होना है, ये स्कार किधर जाए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम आज प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पेशली जो एजिंग कंट्रोल, झुर्रियाँ वुरियाँ सारा कुछ एक साथ परमानेंट काम हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कराई है, अपनी एज को रिवाइंड कर दिया, सारा कुछ वो रीबॉर्न हो गई हैं। बाहर मुल्क की भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने करवाई हैं और आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है पोनीटेल लिफ्ट। देखिए, कोई भी कुछ अगर अपनी ऐसी स्किन प्रॉब्लम से या झुर्रियों से या एजिंग से किसी को बहुत इश्यूज़ हैं, तो दे कैन मेक देयर फेस द वे दे वांट, लाइक अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी स्किन को वापस कर सकते हैं जिस तरीके से पहले थी। और अब सब कुछ मुमकिन है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक सर्जन्स। तो फिर हमारे पास जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी मुझे ब्रेक में भी बताए थे, कुछ स्टोरी आप मुझे नरेट कर रहे थे कि आपके जो कुछ क्लाइंट्स आते हैं और वो जब फेस लिफ्ट करवाते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या सवाल करते हैं आपसे, क्या डर है? ज़्यादातर जो अब रिसेंटली सिनेरियो है उसमें, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, सर्जरी लफ्ज़ और कट लफ्ज़ और स्टिच जो है ना, पीपल आर जस्ट वेरी कंफ्यूज्ड विद दीज वर्ड्स। परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या एक्सटेंसिव काम होगा, हमें किस सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट सीकिंग फॉर नॉन सर्जिकल थिंग्स। ठीक है, अब हम मगर सर वो परमानेंट भी तो नहीं होता। यस, अब देखिए, मेरी एक बात सुने, छोटी सी मैं अभी बात लोगों को क्लियर करूं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, जाके फिलर्स, बूटॉक्स का बड़ा सहारा रहता है। बूटॉक्स जो है 2 वीक से ज़्यादा नहीं चलता। फिलर जो है वो आपके चेहरे पे अगर आप लगा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिलर नीचे आता है। ये बात दिमाग में रखिए। सपोज अगर आपने यहाँ इधर लाफ लाइंस के लिए किसी जगह भी फिलर लगाया, वो उसके बाद नीचे आएगा और वो नीचे आता जाएगा एंड इन द एंड आपके चेहरे पे एक अजीब सी बदनुमा आपकी शक्ल लगना शुरू हो जाएगी। तो वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। फिलर वाले मुंह बहुत बुरे लगते हैं। लोग आंख के इधर से भरना शुरू करते हैं, ये जो जगह होती है इधर से भरना शुरू करते हैं, पूरा चेहरा लोगों को आपने देखा होगा एकदम से जो है ना, ये पूरी आंख की जगह से इतना बड़ा कहानी। तो ये सब इतनी नेचुरल भी नहीं लगता और ना ही आप अपने आप को आईने में देख के अच्छे लगते हैं। फेस की जब हम बात करते हैं ना, तो फेस में सिर्फ स्किन ही नहीं है, फेस में हमारे ये जो एनिमेटिंग मसल्स हैं, जो हमारे जैसे हमारे फेस का टेक्सचर सारा बन रहा है, और बोन्स बड़ी प्रोमिनेंट है। अब देखें ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपनी बोन्स की ब्यूटी को भी एविडेंट करना चाहते हैं। हाँ। अब बोन की ब्यूटी जो है, अगर फर्ज करें किसी के झुर्री आ गई है, आपने उसको फिल कर दिया है, तो वो तो वहाँ से फूल जाएगा। बोन के कंटूर्स तो प्रोमिनेंट नहीं होंगे ना। हाँ। अब लोग बड़ी फाइन जॉ लाइन चाहते हैं। हाँ। लोग अपनी चीक बोन्स को बड़ा प्रोमिनेंट चाहते हैं। हाय। तो अब जब उसके ऊपर आप कोई चीज़ फिल अप करके उसको, उसके इन्वेलप को बड़ा कर देंगे, तो आपकी बोनी कंटूर्स छुप जाएंगी। जब कंटूर्स छुप जाएंगी तो फेस की वो वैल्यू नहीं रहती। ऐसे ही है। इसलिए झुर्रियों का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि झुर्री इस तरह ख़त्म की जाए कि आपका जो बोनी फ्रेमवर्क है उसकी भी प्रोमिनेंस आए। क्योंकि जब तक बोनी फ्रेमवर्क अच्छा खूबसूरत नहीं आएगा, तब तक आप उसके ऊपर जितने मर्जी, अब ये सोफ़ा है, आप इसके ऊपर जितने मर्जी कुशन रख दें, ठीक है ना, जस्ट टू हाइड के जिस मैंने छुपानी है झुर्रियाँ, तो वो उसके वॉल्यूम में इजाफा होता जा रहा है। वो उसका फॉर एग्जाम्पल मैं खराब हो जाएगा। समझा देती हूँ। सपोज ये देखिएगा, इधर कट कीजिएगा फ्रेम। अब देखिए, ये चीज़ ऑलमोस्ट सबके आती है, ठीक है, दिस इज़ नाइस। ये आपका बोन होता है,
ये आपके कॉन्टूर वाली जगह है, ठीक है। अगर आपने फिलर यहाँ पे इधर ये पूरी जगह पे भर दिया तो ये तो ख़त्म होगा आपका, मगर ये ऐसे चढ़ जाएगा जी, ऐसे ही हुआ। अब ये देखें, ये ऐसे चढ़ा हुआ, ये कैसा लग रहा है, और ये आंख तक चढ़ा हुआ है। आधी से ज़्यादा औरतें मैंने देखा है ऐसे, चाइनीज़ बेचारी, जापानीज़, अजीब तरीके के आलू कोरियन बनी हुई है। कोरियन ऐसी नहीं होती, आलू कोरियन अलग होता है। तो ये फिलर बोटॉक्स का ऐसा था, ये तो ख़त्म हो जाएगा, मगर आंख की जगह से जो भराई है वो कितनी बुरी लगती है। अच्छा, इसमें ना मैं एक और चीज़ फोरसी कर रहा हूँ जो हम पिछले 6 महीने, साल, 2 साल से, क्योंकि ये ट्रेंड नॉन सर्जिकल का बहुत ज़्यादा आ गया। अब आप ये देखें, अल्लाह ताला ने फेस को सिमेट्रिकल बनाया। जो आपको इस हाफ में चीज़ें नज़र आती हैं वही बैलेंस इस हाफ में है। जस्ट सपोज कि अगर ये बैलेंस आउट हो जाए, आउट का क्या मुराद है, आपने फिलर्स करवाए दोनों साइड पे, ठीक है, एक फिलर जल्दी डिसॉल्व हो गया, एक जरा महीना बाद डिसॉल्व हुआ, तो एसिमेट्री आ गई ना, ऐसे ही वो है। कितनी बुरी लगेगी। सर लिप फिलर में हो जाता है ये सब कुछ, ऊपर नीचे अनबैलेंस हो जाते हैं, लोग जाकर डिसॉल्वर लगा, और डिसॉल्वर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोलेजन भी ख़त्म करती है, बात किसी को पता है। लोग कहते हैं काम गलत हो गया, ख़राब हो गया डिसॉल्वर, भाई डिसॉल्वर रिंकल पैदा करता है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। इतनी तो रिसर्च खुद भी पढ़ ले आप जाके। तो सर्जिकल जो हम लोग फेस लिफ्ट करते हैं, वो जैसे स्कार की बात आ रही थी, स्कार कहाँ हाइड करना है। अच्छा, तो जिस तरह आपने अपनी स्किन को यहाँ पे स्ट्रेच किया, जी सर, तो अल्टीमेटली स्कार हम इसका जो है ना वो हेयर लाइन के भी अंदर छुपा देते हैं। किस जगह? ये आप समझ लें, ये जिस तरह मैंने ये निशान लगाया ना, ये जगह, ओके, हेयर लाइन के अंदर। अच्छा, बाल के पीछे हाँ, इस जगह। इसी वेक्टर को, इसी को आप ऐसे फील कर लें ना कि आपने इसको आगे लेके गई हैं, इसको और आगे कर लें, इसको हेयर लाइन तक कर लें। अच्छा, ये पूरा, अच्छा ठीक है, ये पूरा अंदर डीप टिश्यूज के साथ चमड़ा खींच के तो आप इधर हेयर लाइन में स्टिच कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओहो, डीप टिश्यू से आप मुराद ये ले लेना कि स्किन तो लूज होती है, लेकिन स्किन की जो नीचे वाली लेयर है ना, वो बेसिकली होल्डिंग लेयर है। अच्छा, उसने ऊपर भी स्किन को होल्ड किया हुआ है और नीचे मसल्स को भी होल्ड किया हुआ ठीक है। तो एज ए प्लास्टिक सर्जन हमारे लिए वो सेकंड लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती तो है। सर वो जो सेकंड लेयर को जब आप टच करते हैं तो उस जगह पे ये इस तरह की चीज़ों को टाइट करने के लिए अंदर लाइपो शाइपो भी करना पड़ता है, कोई क्लीनिंग करनी पड़ती है? अमूमन फेस पे जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, नेक में जरूरत पड़ जाती है। नेक में सर देखें, जिस तरह नेक की लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो कई दफ़ा किसी की यहाँ फैट जो कुमुलेट हुई होती है उसको आपको निकालना पड़ता है। अच्छा, देखिए कॉन्सेप्ट फिर कॉन्टूरिंग का है कि आपने जो नेचुरल ग्राउंड है पीछे जो bone बोन है, की, वहाँ तक आपने उसको पहुँचना है और आपने उसको वो शेप देनी है। अच्छा, अब देखिए, लोग आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक सर्जरी में और आगे जा रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू यानी स्किन को तो डील कर ही रहे हैं, ठीक है, बोन्स को भी मैनिपुलेट कई दफ़ा करना पड़ जाता है। तो बोन्स कैसे, क्या हड्डी को काटना पड़ता है? हड्डी को काटने का कॉन्सेप्ट भी है, हड्डी में इम्प्लांट्स एडअप करने का कॉन्सेप्ट भी है। really? इम्प्लांट हम कहते हैं जिस तरह सिलिकॉन का इम्प्लांट है, एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो फर्ज करें कुछ खवातीन आपने देखी होंगी या मर्द हज़रात देखे होंगे जिनकी चिन जरा पीछे फॉल कर रही होती है, लिप से पीछे, तो साइड पोज अच्छा नहीं आ रहा होता, तो उसमें चिन के इम्प्लांट्स करके चिन को इन्हांस किया जाता है ताकि बॉडी की पूरी कंटूरिंग जो है वो प्रॉपर सिमेट्रिकल लगे। इसी तरह आपने देखा होगा कई लोगों की चीक बोन्स डिप्रेस होती हैं, दोनों पीछे की तरफ गई होती हैं, वो प्रोमिनेंस आप जो मर्जी कर लें वो नहीं आ रही होती। सर एक लास्ट क्वेश्चन बात करूंगी फिर हम, क्योंकि हमारे सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ये जो आंख के ऊपर जो चढ़ाई आ जाती है एज की वजह से, इस चीज़ को कैसे ख़त्म करते हैं? क्या इधर भी कोई कट शट लगता है या फिर कोई सिलाई होती है, ये कैसे होता है? असल में जब भी आप लफ्ज़ प्लास्टिक सर्जन या सर्जरी यूज़ करेंगी ना, तो कॉन्सेप्ट हमेशा कट का ही है। अच्छा, ठीक है, लेकिन खूबसूरती क्या है प्लास्टिक सर्जरी की? स्कार हाइड करना है। अच्छा, स्कार को प्रोमिनेंट नहीं रहने देना। अच्छा, अब आप ये देखें कि आईब्रोज पे, यहाँ ऊपर अपर आईलिड पे हमारी दरमियान में एक सेंटर में एक सल्कस, एक गहराई बन रही है। हाँ, हम स्कार को इसमें छुपाते हैं। अच्छा, ताकि वो नेचुरल क्रीज के अंदर चला जाए। अच्छा, जब नेचुरल क्रीज में जाता है तो एविडेंट नहीं रहता, पता नहीं चलता। अच्छा, तो प्लास्टिक सर्जरी की ब्यूटी सिर्फ ये है कि आपने स्कार्स तो देने हैं मगर स्कारलेस लगने, लेकिन हाइड करने हैं आपने, ताकि अगले बंदे को पता ना चले कि भाई हुआ क्या था और कहाँ से हुआ था। और सर ये कब तक रहता है, ये पूरा जो फेस लिफ्ट ये सब कुछ झुर्रियों को बचा लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, बिल्कुल जवान जो आती है स्किन, फिर कोलेजन प्रोड्यूस होना शुरू होता है सर्जरी के बाद? मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो है ना, ये कितने टाइम तक लास्ट करता है? आखिरी सवाल है, सॉरी। अमूमन ये वेरी कर रहा होता है स्किन की अपनी इलास्टिसिटी पे कि किसी में कितनी अच्छी इलास्टिसिटी है, लेकिन वंस इट हैज़ बीन डन नाइसली तो ये अमूमन 15 to 20 ईयर्स अनटिल एंड अनलेस किसी में ग्रॉस वेट लॉस ना आए। अच्छा, एक बंदा है उसने बहुत वेट इंक्रीज कर लिया, फिर उसने वेट लूज की तरफ चला गया। अच्छा, तो इसमें फिर दोबारा झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ने का खतरा होता है। अदरवाइज आप 40s में करवाए हों तो आप 60s तक आराम से। इसका मतलब अगर आपने वेट लूज करना है दबा के पहले कर लें, फिर अगर आपने फेस लिफ्ट की तरफ जाना है तो फिर फेस लिफ्ट करवा लें। और जहाँ तक मुझे लगता है ये
50 की एज में कराना चाहिए? देखिए ये सही जब जो पोनीटेल झुर्रियाँ की और- बात कर रही थी ना, पोनीटेल तो अर्लियर एज ग्रुप में एडवाइस कर ये दिया तो गया। फैशन में भी हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही हो गया। बच्चियाँ भी करा जी लेती हैं। बिल्कुल ऐसे हो ठीक गया। है, समझ गई। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें। और आप भी अगर अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो शुरू से रखिए, क्योंकि फिर बाद में अगर आपने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया और झुर्रियाँ पड़ गई तो फिर आपको जो है ना हर हाल में प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़नी है, और फिर आपको फेस लिफ्ट जैसी प्रोसेस और ये सारा कुछ जो चमड़ा टाइट प्रोसेस है इसके ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज़ परमानेंट, क्योंकि फिलर बुटॉक्स जो है वो टेम्परेरी काम होते हैं, परमानेंट नहीं होते, और परमानेंट काम के लिए फिर आपको प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनीवे हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई होप आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम और आपका ख्याल रखेंगे, इसलिए कि एक और हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हम आपके साथ एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करवाएंगे जो आपको ख़ास तौर पर बताएंगे कि आपने अपने मैदे का कैसे ख्याल रखना है। हमारा ये जिस्म का एक ऐसा आंगन है, मुझे आपको मैं सीरियस बताऊं कि अगर मैदा आपका ख़राब हो जाए तो आपके पूरे बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो निज़ाम है, वो ख़राब हो जाता है। लाइक जैसे आपको गंदी डकारें आना, खट्टी डकारें आना, मैदे की गर्मी, मैदे का अल्सर से आपको पता है खून की उल्टियाँ एंड ऑल दैट, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, मैदे की जलन, ठीक है, ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो बहुत गलत होते हैं। फिर इसके अलावा ये कहाँ जाके आपके किस बाकी आंगन को डिस्टर्ब करते हैं और क्या पोजीशंस होती हैं और कौन कौन सी नई बीमारियां जो हैं वो आपके जिस्म में जन्म ले लेती हैं, सिर्फ एक मैदे की वजह से। तो ये मैदे का ख्याल जो है हम नहीं रखते और हम बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं। भाई मैदा भी एक बहुत ज़रूरी, एक ऐसी आपके जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको बहुत नाजुकी से आपको ट्रीट करना चाहिए, उसकी बहुत ही कोई सेंसिटिव तरीके से आपको उसका ख्याल करना चाहिए। तो आज हमारे पास जो डॉक्टर है वो बड़े ज़बरदस्त हैं और डॉक्टर एहसान शाहिद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें तरीके से बताएंगे कि आप अपने मैदे का कैसे ख्याल रख सकते हैं। कॉल्स भी कर सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इशू है अपने मैदे की ख़राबी की वजह से, अब बहुत से डॉक्टर्स को दिखा के भी आराम नहीं मिला, तो हमारे डॉक्टर एहसान बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, ये मैदे का ख्याल जो रखना है हमने, सबसे पहले बता दें कि हम अपने मैदे का कैसे ख्याल रख सकते हैं, और ये जो मैदे का अल्सर होता है ये सर क्या होता है? देखिए, मैदा जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ लें पहला हिस्सा है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी फ़र्स्ट प्रोसेसिंग हमारे स्टमक में ही होती है। तो सबसे पहले मैदा को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि हम साफ़ सुथरा खाना खाएं, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ खाने के साथ जो है ना वो वाटर इनटेक है। सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ मैदे के मसाइल पैदा कर रहा है वो पानी का साफ़ ना होना है। तो साफ़ पानी का पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अच्छा सर, साफ़ पानी की आप बात करें तो दो तीन तरीके से पूछ लेती हूँ। एक तो मिनरल वाटर आता है, वो जो सारे अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक वो आता है जो फ़िल्टर वाला पानी होता है, ठीक है, जो टंकियों में हर जगह के हर इलाके की जो टंकी में फ़िल्ट्रेशन वाला पानी होता है वो होता है। एक वो पानी होता है जो घर में गली मोहल्लों में प्लांट लगे होते हैं वो होता है। तीसरा वो होता है जो एक आपके घर में किसी भी सहन में बाहर की जगह पे जो तेज़ प्रेशर वाला पानी आ रहा था, लोग कहते हैं वो ले लो तो उसको उबाल लो, ठीक है, इस तरीके के पानी। अब इनमें से कौन कौन से पानी जो है वो बेहतर हैं, प्लीज़ बता दीजिए। देखें, वाटर क्वालिटी में जो मिनरल वाटर है डेफिनेटली वो प्यूरिफाइड है, वो तो सबसे मगर बेस्ट सर है। मैं लेकिन तो वो हर क्योंकि कोई तो आम afford आवाम के नहीं लिए करता। शो हाँ करती जी, हूँ, आम हाँ, आवाम तो की अब बात होगी। अगर हम मिनरल को माइनस आम करके, आवाम के लिए हम बात करते हैं कि देखें दो तरीके हैं पानी को प्यूरिफाई करने के। एक तो ये है कि अगर वो फिल्टर्ड है, सबसे बेस्ट तो ये है कि आपके घर में फ़िल्टर हो। अगर घर में फ़िल्ट्रेशन नहीं है तो जो सोसाइटी फ़िल्ट्रेशन गवर्नमेंट की जहाँ तरफ से पानी भर के लाते हैं हम, ठीक है, टंकी वाला बड़ी, हाँ। कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन आइडली वो फ़िल्टर्स रेगुलरली चेंज होने चाहिए। वो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर ये उनका काम है। अच्छा, अगर और दूसरा ये है कि आप अपने वाटर की क्वालिटी भी चेक करवा सकते हैं, उसके लिए अदारे मौजूद हैं। तीसरी बात, अगर आपके पास ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं है और सिर्फ टैप वाटर अवेलेबल है जो आपके घर में आपके नल से आ रहा है, जी, तो उसको प्यूरिफाई करने का हम तरीका सिंपली ये बताते हैं कि आप उसको कोई बड़ा बर्तन लें जितना आपने घर में यूज़ करना है 24 आवर्स में, उसको उबालें और उसके बाद उसको ठंडा करके इस्तेमाल कर लें। और उसको छानने की ज़रूरत नहीं है? छानने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन छान लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पार्टिकल्स हमने नीचे बिठाने हैं और जो उसमें बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको किल वरना एक करना है। मलमल के कपड़े से उसको छान के हाँ भी जी, इस्तेमाल बेहतर कर ये सकते है हैं कि ना? उसको छान के बाद में इस्तेमाल कर लें। तो ज़बरदस्त। कॉमनर जो है ना वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पानी के बाद क्या चीज़ है? दूसरा देखें, हमारी फूड जो है, फूड को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसेस
हमारे खानों में बहुत ज़्यादा हैं। सर घर में तो लाल तो- मिर्चों के बगैर खाना नहीं हाँ पकता। जी, उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर किसी को ये डिज़ीज़ या डिसऑर्डर डायग्नोज हो गया कि उसके मैदे में ज़ख्म होना शुरू हो गए हैं, या हाँ। इवन जो आपने हार्टबर्न की बात की जिसको हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, तो इस सब का ताल्लुक तेज़ाबियत के साथ है। अब तेज़ाबियत बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल जो है ना वो स्पाइसेस का है, सॉल्ट ज़्यादा होने का है, और तीसरी चीज़ जो है उसके साथ वो कैफ़ीन है। अब चाय हम सारे ही पीते हैं, लेकिन अगर किसी में ये रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है और ऑलरेडी मसला चल रहा है, तो उसको कैफ़ीन जिसमें चाय और कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए अपनी डाइट। अच्छा, कैफीन का भी इस्तेमाल कम कैफ़ीन का करना इस्तेमाल भी कम करना, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ेगी वो मैदे के अंदर ज़ख्म भी करवाएगी। और ये जो रिफ्लक्स वाला मामला है जिसको लोग आम तौर पे सीने में जलन की शिकायत करते हैं, जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, तो इस सारे के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे और हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई बहुत सीवियर पुराना मैदे का मसला है, तो हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ इलाज के लिए बैठे हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। और हम मैदे के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं ये पूछूंगी कि मैदे के अल्सर की कितनी कोई इकसाम होती है डॉक्टर साहब? देखें, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक मैदे का अल्सर और एक आंत के पहले हिस्से का अल्सर जिसको हम डुडेनम कहते हैं। अच्छा। तो इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है सिम्टम्स वाइज। मोस्टली जो पेप्टिक अल्सर में जो गैस्ट्रिक अल्सर का कंपोनेंट है, जो मैदे के अल्सर का, उसमें यूजुअली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि खाना खाने के बाद दर्द और जलन की शिकायत होती है उनको मैदे वाली जगह पे। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो डुडेनम का अल्सर होता है उसमें खाना खाने से दर्द बेहतर हो जाती है। तो इस बेस के ऊपर भी काफ़ी हद तक हम हिस्ट्री बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन असल उसको डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका वो एंडोस्कोपी ही है कि एंडोस्कोपी से आप देखेंगे कहाँ के अल्सर एग्जिस्ट करता है। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं कि ये मैदे का अल्सर हो रहा है किसी को? अगर देखें, सबसे जो इनिशियल अलामत है वो तो है मैदे में जलन की शिकायत। खाना आप खाएंगे आपको मैदे में जलन होगी, और कभी एक दफ़ा हफ्ते में जलन होना उसकी सिम्टम नहीं है। वो ये है कि आप जब भी खाना खाएं आपको जलन होना शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि जब उसकी सिविरिटी बढ़ जाती है तो फिर दर्द की शिकायत के साथ पेशेंट्स आपके पास आते हैं। अच्छा, मैदे के अल्सर की बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है कि ये बीमारी जो है पकड़ में कैसे है? कोई टेस्ट होते हैं इसके अलग से, कोई ब्लड टेस्ट होते हैं? जी, जैसे मैंने अलामात की बात की, जो पेशेंट्स हमारे पास इन अलामात के साथ आते हैं उनके इनिशियली हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे अच्छा। क्योंकि एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमन कॉज है मैदे में अल्सर पैदा करने का। हम पहले बात कर रहे थे कि साफ़ पानी होना चाहिए, वाटर बॉर्न है बेसिकली, पानी के ज़रिए ही फैलता है। पानी साफ़ नहीं होगा तो एच पाइलोराई आपके मैदे को इन्फेक्ट करेगा। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसके ब्लड टेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टूल के टेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इन दोनों टेस्ट से हमें कुछ ना मिले तो फिर थर्ड टेस्ट जो हमने वो एंडोस्कोपी करते हैं, देखने के लिए लाइव कि वहाँ पे कोई ज़ख़म या सोजिश एग्जिस्ट करती है, और बायोप्सी लेके आप उसका एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं कि बैक्टीरिया मैदा में रेस्ट कर रहा है या नहीं। सर, गर्ड क्या है और अल्सर और गर्ड में फ़र्क क्या है? GERD देखें, GERD बेसिकली जैसे मैंने पहले टर्म बताई है कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स है। इसको यूजुअली आम अल्फाज में हार्ट बर्न होता है। ये है कि हमारा जो खुराक की नाली का जो लोअर स्फिंक्टर है जो मैदे के साथ अटैच, जब वो कुछ लोगों में लूज़ होता है, जब वो लूज़ होता है तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो उस स्फिंक्टर से खुराक भी और तेज़ाबियत भी वापस सीने की तरफ, खुराक की नाली की तरफ आती है। और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है इस मामले के लिए वो है ओबेसिटी। तो डाइट तो कंट्रोल आपने करनी ही करनी है। जिन लोगों को ये मसला है उन्होंने अपनी ओबेसिटी को भी कंट्रोल करना। सर, बैक्टीरियम हेलिकोप्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है ना, इसमें मैदे के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये? बेसिकली जो मैदे में ज़ख़म बनाने का सबसे बड़ा जो इन्फेक्शियस कॉज है, जो इन्फेक्शन के थ्रू होता है, वो इस बैक्टीरिया के थ्रू ही है। एक तो डाइट्स हैं, उसके बाद ये बैक्टीरिया है एच पाइलोराई जिसको हम कहते हैं कॉमनली, तो ये जाके मैदे को इन्फेक्ट करता है। सर, कोई होम रेमेडीज़ भी होती हैं जिससे घर में हम अगर मैदे की कोई जलन हो रही है या फिर मैदे की सोजिश भी हो जाती है समटाइम्स, ठीक है, क्योंकि जब जलन बहुत ज़्यादा हो, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो सोजिश की भी शक्ल इख्तियार कर ले। घर में कोई ऐसी चीज़ है जो हम पी सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी आराम आ जाए? मोस्टली लोग जो ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें नींबू नमक डाल के पी रहे होते हैं। इसबगोल का सिरका भी सुना है अच्छा होता है। वैसे आप बताइए क्या चीज़ सही होती है? देखें, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप जो है ना वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, स्पाइसेस को कम करें। घर के अंदर अगर आपने जो सिरका है वो तो ऑलरेडी एसिडिटी को बढ़ाएगा, अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं, या इवन लेमन में भी सिट्रिक एसिड है तो वो भी एसिडिटी बढ़ाता है। सिट्रिक चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी अगर मैदे का प्रॉब्लम चीज़ें जो है ना आपने अवॉइड करनी है अगर आपको स्टमक का इशू है।
और ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स करके पी रहे हैं तो वो तो उसको एग्रेवेट करेगा। तो सिंपल चीज़ें जो घर में आपका खाना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप अपने मैदे का खास ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका मैदा ख़राब हो गया, आपका ना मूड अच्छा होगा, ना आपसे काम होगा, ना आप अपने आप को संभाल सकते हैं, ना दूसरों को देख सकते हैं। हर बात आपको उतनी बुरी लगेगी जितनी जलन आपके मैदे में होगी ना, उतनी वो आपको लोगों से भी जलन होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, खासतौर पर अपने मैदे का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त सेगमेंट के साथ। मैंने अभी अपने सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो लगा दी थी कि जो ज़बरदस्त एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन आप समझ लें, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ें बताती हैं। और आपकी लाइफ में मैं बताऊँ, आपका कोई एक ऐसा उस्ताद, एक दोस्त, आपके कोई रिलेटिव, अगर कोई एक भी बंदा ऐसा है जिसको आप फ़ोन करके अपने घर के कोई मसले पूछ लें कि यार ये काम मेरा ठीक नहीं हो रहा, ये दाग लग गया, ये सोफ़ा बर्बाद हो गया, सोफ़े पे चाय गिर गई है, ठीक है, इधर कैबिनेट खोलो तो कीड़े निकलना शुरू हो गए, घर में कॉकरोच बड़े भर गए, क्या करें यार, छिपकली बड़े अंडे दे के चली जाती है, दीवारों पर चिपके होते हैं, जाले यार बहुत ही हर 2 दिन में आ जाते हैं, और मट्टी साफ़ करने के बावजूद घर में कट्टा मट्टी पड़ी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के जो आपके पास नुस्खे और टिप होते हैं ना, वो कोई अच्छी घरेलू औरत जो आपको बता सकती है, कोई ख़ानदान में या कोई भी, आपको मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे एक मेरी जो बहन है वो मुझे बहुत पसंद है। और हमारे पास हैं इरम नईम, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो बताती हैं झटपट बताती हैं और आजमूदा बताती हैं। चलिए जी, आज हम इनसे पूछेंगे कि हम अपने घर को कैसे साफ़ कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनकी टिप्स के मुताबिक अपने सारे जो रोज़मर्रा की परेशानियाँ उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हम? बस अल्लाह का शुक्र है, फ्रेश होके आई हूँ, अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, मज़ा आ रहा है देख के। और अब मौसम भी अच्छा होता जाएगा तो और भी अच्छा होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। हाँ। तो सबसे पहले हम आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे कि जो घर में हमारे इतनी कट्टा मिट्टी शुरू हो जाती है, हम सफाई करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद जो है ना धूल ऐसे आती है, जैसे आज सफाई हो गई, डस्ट हो गई, सब कुछ हो गई, हमने क्या कहते हैं सोफ़े लेदर शेदर साफ़ करके फ़र्श चमका दिया, मगर दूसरे दिन फिर उतनी धूल, ऐसे करो ऐसे धूल। कोई ऐसी सफाई बताएं कि 2-3 दिन तो चल जाए, गुजारा हो जाए, कभी बंदा काम कर रहा है, बाहर जा रहा है। देखो लोगों ने क्या किया कि अपने घरों को एयर टाइट करना शुरू कर दिया, शीशे बंद कर दिए, जिससे इन्वायरमेंट ख़राब होगी घर की जी। खुशबू नहीं आ रही है बाहर से, अंदर की बाहर नहीं जा रही है, और मतलब फ्रेश एयर नहीं आ रही है जी। इसलिए आप अपने घर के बाहर ना खिड़कियों के पास पौधे लगाएं। मनी प्लांट ही ले लें, स्नेक प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांटर्स लगा लें जो पानी कम लेते हैं, अपनी खिड़कियों के बाहर रखें, घर के बाहर। मतलब जो आपकी जैसे आपकी मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आप मनी प्लांट या बड़े प्लांट, आजकल बहुत खूबसूरत प्लांट मिलने शुरू हो गए हैं, बाहर से भी, पाकिस्तान में भी अब डेवलप हो रहे हैं, तो वो प्लांटर ज़रूर रखें अपने घर के अंदर भी और बाहर भी। इससे क्या होता है, पुराने ज़माने के कुछ जो बहुत ही ऐसे पुराने ज़माने के लोग, जब घास भी नहीं होती थी और वो पुराने लोग होते थे, जब कौवे भी सफ़ेद होते थे, ठीक है, वो पुराने लोग होते थे, तो उस टाइम पे तो लोग कहते थे मनी प्लांट घर पे लगाओ, पैसे आएंगे। हाँ जी, और मिट्टी के घर होते थे। अब ये है कि जैसे दरख्त है ना, लेमन ट्री है, अच्छा, आप अपने घर में छोटी सी जगह पे उसे डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह माल्टों के दरख्त हैं, इसी तरह छोटे दरख्त आप ज़रूर लगाएं। ये विंडोज़ के साथ, विंडो के पास लगा लें, अब विंडो से 2 फुट के बाद आप लगा लें, जगह इतनी तो होती है, हर घर में होती। और जैसे जो मतलब बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके पास भी बालकोनीज होती हैं, उसमें अपनी ज़रूर, अच्छा मनी प्लांट का ये होता है वो दीवार साथ साथ आस्ता आस्ता चढ़ता रहता है, तो उससे फिर मिट्टी अंदर छन के नहीं आती, हवा भी अच्छी आती है, रोशनी भी आती रहेगी, और प्लांट्स का जो एक है ना ऑक्सीजन का और आपके साथ नाइट्रोजन का, तो ये बड़ा अच्छा एक संगम बनता रहता है। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कितनी ही केमिकल से सफाई कर लेंगे, आपके गर्द और गंद वही रहेगा जब तक आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। और प्रोटेक्शन जो है वो पर्दों से नहीं होगी अच्छी, वो आप प्लांट से करें। अच्छा, हमारे घर के तो जो प्लांट है ना इरम जी, वो बातें भी करते हैं। मैं और फराल सुबह सुबह ना बातें करके आते हैं अपने घर के प्लांट से, उस पे तितलियां भी बैठती हैं, एग्जैक्टली आती हैं वो, और फिर पूछती हैं आपसे, मतलब तितलियों का, अच्छा चिड़ियों का टाइम होता है, मेरे घर में बहुत सारे परिंदे आते हैं, अगर मैं ना बैठूं तो बहुत शोर करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ फिर थोड़ा शोर कम होता है, फिर एकदम, तो हमारे एक मुलाजिम कहता होता था बाजी है ना जी, लगता है कमेटी पे आ गई है अच्छा, तो इतना शोर करती हैं। और कुछ लोग सफाई जो करते हैं तो कपड़े के अंदर हल्का सा तेल डाल देते हैं और फिर उसके बाद डस्टिंग करते हैं, तो वो शायद उससे मुझे लगता है तो और मट्टी कट्टा बैठ नहीं जाती है, तेल जो उससे और चिपकती है। नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लकड़ी है
उसको सूखे और साफ कपड़े से आप झाड़ें, साफ रखें। अगर बहुत दिनों के बाद, जैसे 3-4 महीने के बाद, उसको आप एक वार्निश वैक्स कपड़ा मिलती कौन है, सा होना चाहिए? कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, मलमल का कपड़ा, जर्सी का कपड़ा, कौन सा जर्सी जिससे जो बर्फ है, भी ना छोड़े? जो जर्सी है वो बेस्ट होती है। मोटी पुरानी में थोड़ी, टी-शर्ट जो है। टी-शर्ट, पुरानी बुनियाने जिसको कह लो, उस तरह का कपड़ा बाजार से लाएं, वो सबसे अच्छा होता है। कॉटन जो है वो लाइन छोड़ देता है। ओके। और जो वो जो गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा है वो नहीं इस्तेमाल करना, घरों में वो इस्तेमाल हो रहा है ना? वो डिफरेंट होता है, घरों के लिए डिफरेंट होता है। ओके। गाड़ी के तो शीशे साफ करने होते हैं ना ठीक है। ज्यादा, तो शीशों के लिए आप ले सकते हैं, घर के अपनी विंडोज के लिए। ठीक है। देखिए घर में फर्नीचर के लिए वो ठीक नहीं ठीक है, है। उससे बुर होते हैं छोटे छोटे। तो जो पुरानी जर्सी है वो कपड़ा ले वो लें, बिल्कुल काट ठीक के। रहता है। ठीक और है। जो कॉटन है वो लाइन छोड़ता है, जो सिल्क है वो तो वैसे ही अच्छा नहीं, वो तो ऊपर गीला छोड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, गीला ना करे अपने फर्नीचर को। अच्छा, जैसे सोफा से उन पे दाग पड़ गए, कोई बच्चों ने कुछ गिरा दिया, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप उसके ऊपर ये सोडा फेंके थोड़ा सा, और उसके ऊपर सोडा डाल के डस्ट करके, और 2-3 टेबलस्पून उस पर सिरका डाल दें, और फिर उसे रब कर दें। अच्छा। पानी ना लगाएं पहले। अच्छा, पहले कितनी उसको देर के लिए छोड़ना ऐसे 5 मिनट के लिए आपको खुद ही एहसास होगा, वो बबल्स बन के ऊपर आ रहे होते हैं, वो वेपरेट हो जाता है सारा। जो सिरका कोई कितना डाल दें? इतना कोई अगर बस 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून। अच्छा। ऐसे आप डस्ट करें जैसे इतना सा धब्बा है, हाँ। और उसके ऊपर आपने 2 टेबलस्पून सिरका डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, उसके ऊपर आप सिरका, बेकिंग सोडा, बेकिंग कपड़ों वाला सोडा नहीं, कपड़ों वाला नहीं? नहीं ओके, नहीं, ठीक बेकिंग है, सोडा ठीक है। या बेकिंग पाउडर, जो भी ठीक है। कह ले, तो उसके ऊपर सिरका डालें, वो एकदम से बबल्स बनते हैं, उसको साफ कर लें। ठीक है। इसी तरह आप चूल्हे को भी साफ कर सकते हैं सोडे से, सोडा और ये सिरका, और उसमें आप नींबू डाल लें। अच्छा। और चाहे कभी कभार ब्लीच भी डाल के आप साफ कर लें उसे। लेकिन ये 2 चीज़ें आपका चूल्हा बिल्कुल नीट क्लीन एक करता है। शीशे का भी बता दें घर में, क्योंकि हर के घर में आईना शीशा हाँ, होता है, आईना, उसको शीशे साफ वैसे- करने के लिए वो इतना महंगा हम ग्लाइंट यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, कोई सस्ती चीज बताएं, वो ग्लाइंट तो हमारा स्टाफ यूज हम लोग- करता है, खत्म हम 2 लोग दिन में वैसे शीशी। बताएं, एक ज़माने से हम अखबार के पेपर लेके उससे करते थे। अब तो अखबार भी नहीं आते लोगों के घर में, अब तो सोशल मीडिया ही आता है वही देखते हैं। तो ये जो हम शॉपर लेते हैं ना आजकल, वाइट कलर के या ब्लू कलर के आते हैं, कौन से वाले? जो सिंथेटिक से होते हैं, ये जो बाजार में हमें बाजार मिल रहे में मिल रहे हैं synthetic, हाँ, हाँ, ना, कपड़े। इसको आप यूज करके देखें। अच्छा फिजा, ये तो हाँ, अच्छा, ये इतना अच्छा मेकअप रिमूवर, बहुत अच्छा है, इससे इतना अच्छा मेकअप रिमूव होता है। आप उसे पीसेस, आप उसे धो लें, हाँ। पीसेस काट के रख लें, थोड़ा सा पैच लेके आप उससे अपना ऐसे चकोर-चकोर ऐसे pieces बना काटने लें। कैंची से, हाँ, तो उसके आप मेकअप रिमूव कर तो हम तो लें, ये तो फेंक उससे देते हैं शीशा भी शॉपर, बहुत इसको अच्छा है। इससे हम शीशा और हाँ, मेकअप साफ मेकअप साफ कर सकते हैं। शीशा साफ करते वक्त हमने क्या करना है? उसको गीला करना है उसे या हल्का सा गीला कर लें, बिल्कुल हल्का गीला करके उसे अच्छी तरह से, ऐसे जैसे हवा, हल्की नमी हो उसमें। अच्छा। बिल्कुल हल्की नमी हो, ताकि ठीक है। लाइन ना आए। हाँ। बस उससे आप साफ करें, बहुत अच्छा सा साफ हो जाता हाँ, है। तो हर एक के घर में टेबल होती है, हाँ, सामने शीशा, exactly, देखिए खिड़कियाँ कितना भी अच्छा अच्छी था। साफ हो जाएगी, जी, खिड़की बिल्कुल वाला हो शीशा जाएंगी, भी। क्यों नहीं होंगी ना। वाह। हाँ, अच्छा, तो- मुझे बताइएगा, जो खिड़कियाँ होती हैं बाहर घर की, हर एक के, तो बाहर की जैसी मेहमान अंदर एंटर होता है तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लोगों की exactly, ये तो- गंदी शीशे से, हाँ। गंदा पानी के निशान, पानी किसी के के बारिश निशान। के, किसी के जाले, ये तो किसी पता के- है, उसको कैसे साफ करना है? पता है, हाई मेंटेनेंस है ये चीज़ें। ये इस तरह की जो लग्जरीज हम रखते हैं घर में ना, इसके लिए बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। आपको डेली उसको साफ करना पड़ता है, डेली उन पे कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि देखिए डस्ट है हमारे यहाँ, डस्ट के साथ नमी होती है शाम में, तो वो नमी मिल के एक लेयर दे देती है शीशों पे, दरवाज़ों पे, तो उसे साफ़ करना पड़ता है। ये जो आज के ग्लेस के पेपर लगा हुआ दरवाजे भी बने, इनको भी इसी तरह साफ़ करना पड़ता है, वरना लाइन लग जाती है और बुरे लगना शुरू होते हैं। मतलब इनकी कुछ सफाई, ऐसे- इनकी सफाई maintenance जरूरी है। मेंटेन बहुत रखना पड़ता है। अरे वाह भाई, ये मुल्क से घर में बाहर high जाओ तो बड़े maintenance बड़े होटलों की बिल्डिंग के शीशे बाहर लोग लटक लटक के साफ करते हैं, हमसे अपना घर साफ नहीं होता। वाइपर से कर रहे होते हैं, वाइपर से कर रहे वाइपर होते से कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग घरों में, हमें जब हम घर बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि हम कितना इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक हम है। इसको साथ कितना अच्छी तरह से इसको सेट रख सकते। अब देखें लोगों ने क्या किया, जब घर बने, एक बहुत बड़ा घर देख के उसे सोचा मैं अपना छोटे वाली जगह पे भी ऐसा ही बनाऊंगा, तो ये तो गलत है ना। अब एक बड़ी लॉन्च बना के बेडरूम छोटे कर दिए गए, किचन को बिल्कुल छोटा कर दिया। ये समझते हैं कि किचन में ज़रूरत ही कोई नहीं, किचन मर्द लोगों को नहीं एहसास होता। एक औरत ने जहाँ खड़े होना है उसको छोटा सा कर दिया। लेकिन अब तक घर बनाते हुए ये सोच ले
के घर बनाते हैं, इन चीज़ों का बहुत सा ख्याल क्या रखना बात है। किसी दिन इसके मैं अलावा- वैसे अपने घर का टूर करवाऊंगी, मैंने आज तक नहीं दिखाया। हाँ, मेरा ज़रूर। किचन में मेरा डाइनिंग है, मेरा सब कुछ है, अलग भी है मगर मेरे किचन में मेरा सब कुछ है। मैं जब बैठ Exactly. के काटूं उसके ऊपर मुझे आसानी, आराम चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। मेरे किचन में एसी भी लगा हुआ है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। अरे वाह, नहीं बनती। क्या बात है। देखें, आपको पता है मज़े की बात, हम वापस आ चुके हैं। एक्चुअली ना मेरी जो एक्स सास हैं उनसे इनकी मुलाकात भी हो चुकी है, बड़ी दोस्ती शोस्ती हो चुकी है। तो वो उसी तरह ना जैसे वहाँ पे भी किसी फ्रेंड सर्कल में इनकी मुलाकात हुई थी, ये अपने टोटके वगैरह बता रही थी। तो मेरी सास कहती है आप फिज़ा की तरह जो है ना टोटके पकड़ पकड़ के टोटके बताती है। तो ये इंटरेस्ट होता है, ये शौक होता है, ये इसकी रिसर्च होती है। रिसर्च होती है, आप पढ़ते हो, इस पे बात करते हो। आप जब बात करना पड़ती है तो आप उस पर सर्च करते हो ताकि गलत ना हो, कुछ गलत ना हो, फिर किसी के साथ practical करके देखते हैं और फिर प्रैक्टिकल बताते करके हैं। बिल्कुल। हाँ। और फिर कभी गलत ना हो किसी के साथ। देखिए बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं। मुझे भी कल परसों किसी ने अपनी पंजीरी के बारे में बताया हाँ। और ढेर सारी चीजें। हाँ। मतलब मैंने उसे कहा बात सुनो बीबी, तुम अगर इनका पोर्शन करके खाओ उसका बेनिफिट तुम्हें ज्यादा मिलेगा बनिस्बत इसके कि सब कुछ इकट्ठा कर लो। हाँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सोडा और सिरका डालें, कुछ लोग कहेंगे लो इसमें नमक भी डाल दो, इसमें क्यों भाई, नमक से कलर जो होता है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ। आपने नहीं डालना, आपने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल कहा है, वही करें। वही करें। हाँ, अच्छा, बस। मुझे भी एक मैसेज आया था, जी। वो मैंने कहा आप मुझे उसका भी हल बता दें। लोग गांव से अच्छा आटा मंगवाते हैं, हाँ। रूरल एरिया से, चक्की का, चक्की। अच्छे दाने का। जी, तो आप मुझे ये बताइएगा कि वो आटा आ जाता है तो वो कैसे स्टॉक किया जा सकता है? एक तो ये कि किचन की बाल्टी में भर लिया जाता है, जो हाँ कि जी। लोहे की, प्लास्टिक की, जिसकी बिल्कुल। बाकी जो बोरी में बचा है उसको किस तरीके से स्टॉक कर सकते हैं कि ख़राब ना हो, 3-4 महीने वो अभी चले? हाँ देखो, अब तो मौसम ठीक ही आ रहा है, ये ठीक जो है। है, लेकिन फिर भी इसके इर्द गिर्द चूहे ज़रूर आ जाते हैं, कीड़ियाँ आ जाती हैं। तो इसके लिए लौंग रख दें, दब भी ना आ जाए दब ना। भी ना आ जाए, और स्मेल भी दे जाता है वो जी। कभी कभी ना। आटा पड़ा, हम लोग क्योंकि जिम्मेदार, हमें अंदाज़ा है, हम थोड़ी गंदम को पसवाते हैं हमेशा। ठीक है। बहुत ज़्यादा पसवाएं भी नहीं। हाँ। और उतना ही पसवाएं जितना आपका मतलब डेली यूज़ में आप मंथली देख अब लें। अगर आ गया है, हाँ, अब आ उसको गया किस तो तरीके से? बस उसको फिर आप उसमें लौंग रख दें, लौंग रख दें। वो जो पूरी बोरी है उसमें कितनी कोई नहीं, उसमें एक पोटली में आप 1 मुट्ठी लौंग रख दें। अच्छा। किसी पोटली में डाल के लौंग, और ठीक है। वो पोटली आप अपनी उस कंटेनर में रख दें। ओके। तो उसे ढक्कन को टाइटली बंद, एयर टाइट बंद रखें। ओके। ताकि उसमें बाहर से हवा ना जाए। जब बाहर से हवा जाती है, अच्छा पीछे से अगर कोई कीड़ा आ जाए, हाँ। वो गंद डाले तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। लेकिन अगर नीट क्लीन आया और आपने लौंग रख दिया, फिर कुछ नहीं तो होता। ये बोरी के अंदर भी रखा जा सकता है? अगर बोरी कोई में box नहीं अगर है? लाइनिंग लगी हुई है ना, प्लास्टिक लाइनिंग में है, फिर तो ठीक रहेगा। अगर तो जूट की बोरी है, वो तो उससे बाहर से चीजें चली जाती हैं। अच्छा, ये चावल है उसके अंदर भी सुसुइयां हाँ, आ उसमें जाती हैं? उसके लिए बेस्ट होता है आप लौंग और हल्दी। हम उसको नमक हल्दी, कई दफ़ा नमक भी थोड़ा सा डाल देते हैं, नमक और हल्दी लगा के रख देते हैं, फिर ख़राब नहीं होता। उसमें कहीं कहीं लौंग भी डाल देते हैं। ये भी पोटली में करना है या फिर नहीं, डायरेक्ट? लौंग ये जो हल्दी है वो तो वैसे ही डाल दें आप। ओके। और नमक भी, हल्दी भी, क्योंकि बाद में धुल के उतर जाता है, साफ हो जाता हाँ है, जी। जी। लौंग आप पोटली में डाल के रख दें ताकि वो ख़राब, लौंग भी नहीं इधर उधर होंगे और बीच में पड़े भी रहेंगे एक ही ये जगह। घर में छिपकलियां इतनी ज्यादा घुस जाती हैं, हर दीवार पे अंडे लगे हुए होते हैं। अब तो छिपकली गुम के। हो रही हैं, अब तो जल्दी जल्दी मार दें, जो मिले मार दें। अच्छा। वरना जहाँ आपको पता हो कि यहाँ छुपती हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे अंडा है ना, अंडे को रखने से छिपकली नहीं आती। तो जैसे तस्वीरों के पीछे आपको खतरा होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक टेप के ऊपर अंडा तोड़ देना है, वो चिपक जाता है। उस टेप को आप हल्का सा पीछे चिपका दें तो पिक्चर के पीछे, कुछ दिनों के बाद रिमूव कर दें। कम से कम वहाँ आके छुपेगी तो नहीं ना सर्दियों में। मैं अपनी दोस्त के घर गई, वो तो नीचे टहल टूल रही थी, मेरे पाँव के पास से निकल रही, मेरे इधर से गुजर वो रही फिर बता देखो, सैर सपाटा कर रही है। हाँ, वो खाने पे आती हैं। अगर नीचे कुछ गिरा हुआ होगा, जरूर उसे खाने के लिए आएंगी। अच्छा। तो आप नीचे की मार सफाई दें। डिटोल्स वाली जरूर रखें। ठीक है। और डिटोल्स डाल के, या फिर कोई, जैसा मैं आपको बताती हूँ, पुदीना और नींबू, इसको आप उबाल लें और इसके 2-4 उबाले देके इसके पानी को आप सेव कर लें। उसको आप नीचे पोचे में भी डाल दें और अपने घर की एयर फ्रेशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो बड़ी खूबसूरत खुशबू होती। नींबू तो बहुत
पॉजिटिविटी देता है, बहुत पॉजिटिव रखता है आपको। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा ये होता है। कपड़ी में भी हाँ, हम और ये इसी तरह पुदीना भी। अच्छा। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप उबाल के इसके पानी को रख लें, सेव कर लें 2 बोतल्स में, उन बॉटल्स उसी से आप पोछा भी दे दें तो उससे ये कीड़े भी नहीं आते हैं। अरे वाह। हाँ, तो एयर फ्रेशर भी आपका बन जाता है। वाह। तो अच्छा, अब ये इसी जो तरह- इस्त्री है, इस्त्री के पीछे जो दाग लग जाते हैं स्टेन कपड़ों में लगाओ फौरन, अब तो देखो, अब तो प्योर कपड़ा भी महंगा हो गया, अब तो सारे वही होते हैं, तो अक्सर जल जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक खुदरे से कपड़े के ऊपर नमक डालें, थोड़ा सा सोडा डालें, इसी को तेज़ गर्म कर लेना, फिर उसके ऊपर से आप रगड़ दें तो वो उतर जाता है, या कपड़े के साथ उसको साफ करें। अच्छा। नमक और सोडा डाल के गरम अच्छा। हल्की गरम इस्त्री को, अच्छा। ये ना हो कि बहुत तेज़ गरम हो, हाँ। हल्की गरम इस्त्री को नमक और सोडा डाल के उसे रब करें, वो ठीक हो जाता हम है। समटाइम्स तैयार हो रहे होते हैं, एंड में हम कोशिश करते हैं अपने जोड़े के हिसाब से मैचिंग कर ले, नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं, किसी कपड़े में लग गई, ऐसे दाग लग गया, तो वॉशिंग करके तो वो सारा कोई दाग वाग ऐसा कुछ हम टेक्निक कर लेते हैं, मगर नेल पॉलिश का दाग नहीं जाता। नहीं कपड़े में जाता, से। ये तो उसको कैसे हटा सकते हैं? ये नहीं जाता। अब ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत मुश्किल होता है नेल पॉलिश का स्पेशली। देखें, इसके लिए ये जो मतलब हम मार्केट से भी केमिकल भी लेते हैं ना, वो कपड़े का रंग ज़ाया करते थे। ये ब्लीच जो है वो इसको कट करता है ना, तो हम इधर उधर से सुन के कहें कि जी फ़लाँ चीज़ से कम हो जाएगा। ये है कि नेल पॉलिश रिमूवर आप उसके ऊपर ऐसे कपड़ा रखें ना, जब आप जहाँ पे गिरा हुआ है तो उसके ऊपर आप ड्रॉप से डाल के नीचे आप कॉटन रख छोड़ें। अच्छा। ताकि उसके अंदर चलता जाए, ये ना हो कि इधर उधर फैले। वो थोड़ा हल्का हल्का जरूर ज़रूर होगा, मैं ये नहीं कहती, गारंटी नहीं है कि वो जाएगा। ठीक है। उसके फ्रिज लिए में भी जो है। आने वाली बदबू होती है उससे कैसे हाँ, छुटकारा हासिल उसमें किया कोयला आप जरूर रखें। कोयला जला के? नहीं नहीं एक बॉल में हमने फ्रिज के अंदर बारबेक्यू भी बनाया है। बारबेक्यू हो रहा, कल को पता चले वो ठंडे होने के बजाय गर्म हो रहा हो। अच्छा। नहीं नहीं, उसमें आप ना थोड़ा सा 4-5 कोयले लेके अच्छा। एक कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दें, हाँ। तो उससे आपके फ्रिज की बू खत्म होना शुरू हो जाती है, और ख़त्म ही हो जाती है ये। वाह। और रखते रहना चाहिए। हमारे यहाँ ना अक्सर चीज़ों को बंद नहीं करते हैं, खुले मुँह रख देते हैं। हाँ। और वैसे भी फ्रिज तो देखो बंद हो गया ना, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कोयला रख दें, बुझा हुआ कोयला, बिल्कुल ताज़ा कोयला, पानी से धो के। अब मैं और बात क्लियर कर दूं, उसको एक बॉल में डाल के फ्रिज में रखते हैं, खुले बस। ढक मुंह के हाँ, साथ। पूरे ठीक है। मुंह, अच्छा, खुले ये मुंह जो के साथ। सब्जियां होती हैं हम लेकर आते हैं और हम कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ताज़ा रहें, फ्रेश रहें, हम पका लें आराम से, तो इसको किस तरीके से फ्रेश रख सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग? जैसे धनिया और पुदीना हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है ना, तो इसको धो के आप मतलब आम ठंड हवा में, नमी में, उसको नमी उसकी ख़त्म कर दें, बिल्कुल ठीक है। टोकरी में रख दें, थोड़ी सी ड्राई जगह पे, और मतलब उसे धूप में नहीं रखना आपने, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक, ये जो ब्राउन हमारे पास पेपर होते हैं जिसे कॉपी पे चढ़ाते थे हम लोग, उस तरह के, या उस तरह के कोई शॉपर हो, उसके अंदर डाल के। अखबार भी चलेगा? अखबार का पता है क्या होता है, ना? कार्बन छोड़ता है, दूसरा उस पर कलर भी होते हैं, हाँ कार्बन, और दूसरा वो चिपक जाता है। अच्छा। ये पेपर ऐसे चिपकता नहीं है, इस पे रख दें टिश्यू और भी रख डब्बे सकते में हैं? डाल, नहीं टिश्यू में वो ना नमी आ जाती है। अच्छा, टिश्यू नहीं जाता। नहीं, आप एक डब्बे में ये पेपर लगा के उसके ऊपर आप रख के और खुले मुंह के साथ रखते हैं, उसको बंद नहीं करना कंटेनर ठीक को। है। पानी वाले ग्लास के अंदर भी रख सकते हैं? नहीं, अच्छा वो एक और बात है, अगर जिनकी रूट्स होती हैं, जैसे हम पुदीना बाज़ार से लाए हैं, उसके नीचे रूट्स हैं, उसको आप पानी में रख दें बॉटल में डाल के, तो वो ताज़ा रहेगा बहुत दिनों तक, नीचे रूट्स भी फैल जाएंगी बाजू का, और ऊपर नए पत्ते भी आ जाएंगे। और फ्रिज में रख सकते हैं? फ्रिज में रख दें, हाँ बाहर भी रख दें, वो तो आप कहीं भी रख दें। अच्छा, लेकिन ये जो इसी तरह धनिया भी कर सकते हैं? धनिया नहीं रख सकते। धनिया को आप हमें काट के तैयार करके पेपर में फ्रिज में रखना पड़ता है थोड़े दिन पुदीना हम के रख लिए। सकते हैं ऐसे हाँ, बाहर पुदीना भी, रख और सकते हैं, नींबू रख सकते हैं हम लोग। और जो दूसरी सब्जियां, अब जैसे भिंडी का मौसम ख़त्म हो रहा है, लोगों को पसंद होती है, तो वो काट के, धो के, काट के, खुशक करके उसको एक दफ़ा फ्राई करके आप कंटेनर में बंद करके रखें, ना कि आप लिफाफों में डाल के रखें। ठीक है। कि एयर टाइट बंद होगी तो ठीक होगी, जो ही खोलेंगे आपको ताज़ी भिंडी मिलेगी। टमाटर बड़े सस्ते कभी बाजार में होते हैं, तो लोग ऐसे स्टॉक में हाँ, खरीद वो लेते हैं। अब देखिए, उसको किस तरीके से हम घर में वो- अच्छी तरीके से रख हाँ, सकते हैं कि वो लॉन्ग तो लास्टिंग हम अपना इस्तेमाल कर लें? फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा। उनको ग्राइंड करके रख सकते हैं। अच्छा। उनका छिलका जो फ्रिज में ज़्यादा दिन जाएगा, वैसे वैसे वो सख्त होता जाएगा। ठीक है। उसके लिए बेहतर है कि आप जब उसे निकालें, उसका छिलका उतार के खाने में यूज़ करें, जिधर भी आपने करना। और
टमाटर छिलका को उतार के थोड़ी देर के। रखें, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें, फिर ग्राइंड करके हम उसको अपने हांडी में डाल के अगर संभाल आपने काट के भी डालना है, उसको काट के डालना है तो फ्रोजन ही काटना शुरू कर लें, थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो, वरना पिलपिला होके वो मेस करता है। क्या हम डायरेक्ट ही ग्राइंड करके सारा कुछ हाँ, छिलकों समेत बिल्कुल। उसको रख लें और फिर चम्मच से ऐसे साइड भी से है निकाल लिया कि करें? कुछ लोग तो जितना चाहिए पीस ऑफ। टमाटर और लहसुन इकट्ठा ग्राइंड करके फ्रिज में रख लेते हैं। ठीक है। जैसे 4 टमाटर हुए और आधी मुट्ठी लहसुन इकट्ठा सा ग्राइंड किया, प्यूरी बना के फ्रिज में रख ली, जब जरूरत हो यूज कर ली। किताबों को कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं? किताबी कीड़ा बन जाए, किताबी कीड़ा बन जाए, पढ़ना शुरू कर दें। मगर खोलने उन्हें। आपको पता है कैसे कैसे लोग हैं, कितने शौक से पढ़ रहे होते हैं, किताबें देखिए, लाइब्रेरी बनी होती है, अब्बू अम्मियाँ जिन लोगों को पढ़ने वाले घर वाले लोग होते हैं उनको शौक होता है, अब उनकी किताब खोलो तो थोड़ी सी पुरानी सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, अंदर किताब में कीड़े भी। नहीं, इनके लिए तो यही है कि इनको हवा लगाई जाती है, इनको सफाई की जाती है। बड़ी बड़ी आपने देखा इंग्लैंड में जो लाइब्रेरीज होती है, कितनी बड़ी बड़ी स्टेयर्स होती हैं, ऊपर से लोग उतारते हैं उन्हें, बाकायदा उनका एक मुहिम होती है कि उतारनी है उन्हें, बाहर धूप में रख के या उनको हवा दे के दोबारा रखना होता है, ये करना पड़ता है। अच्छा, ये किताबें होती हैं उन लोगों के घर में जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनको ज़्यादा मुश्किल होती है कि अब हम क्या करें, ऊपर भी रखी हुई हैं, ऊंची भी पड़ी हुई है, उतारनी मुश्किल है। लेकिन ये कि वक्तन फ़क्तन आप किसी मुलाजिम से, किसी हेल्पर से ये काम करवाते हैं और उससे करवाएं जिसे पढ़ने का शौक हो, वरना वो आपको मशवरे देगा इसे बेच दें, दफ़ा करें, आप क्या करें, गंद रखा हुआ है। तो इसलिए बेहतर थैंक यू सो मच इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इरम जी, आपने बहुत अच्छा हमें मज़े मज़े के अच्छे कारआमद नुस्खे बताए हैं, आई होप सब इस्तेमाल करेंगे। और अगेन थैंक यू और बहुत सारा प्यार आपका आपके लिए। शुक्रिया। थैंक यू जी। फिर आपसे मिलके और आपसे यहाँ प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आपका अपना थोड़ा शो है, फैमिली शो है, वो हो जाता हम सारे मिलके बैठते ही इधर हैं इसलिए ताकि हम Exactly. लोगों की रहनुमाई के लिए जितनी बेहतरी कोई किसी की मदद कर और सके लोगों कर ले। को सुन लेना चाहिए जब हम कुछ कह रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक और सेगमेंट है जिसमें हम चाहेंगे आप हमारा साथ दें। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वाह, मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और मैं आपको बताऊँ मेरे पास पहले भी शो पे आ चुकी है बच्चियाँ, बहुत टैलेंटेड है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। जब लास्ट टाइम भी मेरे पास शो पर आई थी तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि लड़कियाँ जो है अब किसी भी मुकाबले में खड़ी हो सकती हैं, कोई सा भी मैदान जो है वो फतह कर सकती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, नेक नियति होनी चाहिए, ठीक है। आप पॉजिटिव सोच के साथ और मेहनत लगन के साथ खड़े हों और साथ साथ आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट करती है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है जिस तरीके से हम जिस माशरे में हैं, पहले तो लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लड़कियों को तो पसंद ही नहीं किया जाता था, दफना दिया जाता था, लड़कियों को आगे परवान ही नहीं चढ़ने देते थे। अब तो फिर ये दौर है कि जहाँ पर लड़कियाँ जो है शाना बशाना मर्द के मिल के काम कर रही हैं, अपना घर अफोर्ड कर रही हैं, अपनी लाइफ स्टाइल देख रही हैं, कमा रही हैं, अपना नाम बना रही हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। यार क्या बात है। उसी तरह मेरे पास हैं सुहेल सिस्टर्स जो पहले भी आई, उन्होंने अपनी कामयाबी का जश्न जो था वो हमारे साथ सेलिब्रेट किया था और अभी ये गई हैं साउथ अफ्रीका तीनों, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि 18 मेडल जीत कर आई हैं यार, वाह, लवली, ज़बरदस्त। और मेरे पास मौजूद हैं जी, आप लोगों को मैं वेलकम कहूँगी, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन, क्योंकि जैसी जश्न का वक्त आया तो अपनी सेलिब्रेशन जो है पाकिस्तान में हमारे पास मॉर्निंग विद फिज़ा में आके सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप पूरी दुनिया को आके अभी बताएंगी आप कि किस तरीके से आप लोगों ने जीता, किस तरह से काम किया, कैसे सिलेक्ट हुई। ओवर टू यू, सबसे पहले आप बताइए जी। मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है, मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर। अभी रिसेंटली ही मैंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में -52 में मैंने 5 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया है। जो 4 गोल्ड मेडल थे वो मैंने इक्विप पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में लिए थे। 1 गोल्ड मेडल मैंने इक्विप बेंच प्रेस में लिया था और ब्रॉन्ज मेडल मैंने क्लासिक बेंच प्रेस में लिया था। और मैंने 275 kg वेट लिफ्ट करके मैंने मेडल्स लिए थे। वाह वाह, ज़बरदस्त। आप अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं जब भी मुल्क से बाहर गई हूँ अभी तक मैं गोल्ड मेडल ही विन किया। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एशियन पैसिफिक कितने गोल्ड मेडल विन किए? काफ़ी ज़्यादा है।
काउंटेबल भी नहीं है Counting- इतने जी, मैंने ओह, काउंटिंग नहीं की है। वाह तो अच्छा तो मैंने एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुई थी पोचिस्रो में, उसमें मैंने 5 गोल्ड मेडल विन किए थे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड बीट किया। पहले हम लोग 15 गोल्ड मेडल लेकर आए थे और इस दफ़ा हम लोगों ने 18 मेडल्स विन किए, जिसमें 15 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ये कॉमनवेल्थ इवेंट था, चैम्पियनशिप थी, जिसमें मैंने -84 कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल विन किए पावर लिफ्टिंग, इक्विप पावर लिफ्टिंग में, और 2 मैंने सिल्वर मेडल विन किए हैं बेंच प्रेस में। वाह 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 क्या बात है, वेरी नाइस। और टोटल वेट जो है वो मैं 370 केजी लिफ्ट करती हूँ। उनसे भी ज़्यादा? मैं तो -52 में खेलती हूँ ना, बॉडी वेट तो बॉडी वेट वाइज होता है। अच्छा, और आप? मेरा नाम सिबल सुहेल है और मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ और खुदा का शुक्र है कि मैंने -47 कैटेगरी में खेल के 6 गोल्ड मेडल्स विन किए हैं, 6 गोल्ड मेडल विन किए हैं। और कॉमनवेल्थ में अभी तक किसी ने भी वुमेन ने रिप्रेजेंट नहीं किया और ना ही मेडल्स लिए हैं। और खुदा का शुक्र है कि ये खुदावन ने ब्लेसिंग जो है पाकिस्तान को और हमारी फैमिली को दी है। और हमारे कोच मलिक राशिद की ये ड्रीम था जो हमने पूरा किया है आज। ये जो आप अभी अक्टूबर में गई थी, 4 तारीख को, 17 को वापस आई हैं, साउथ अफ्रीका गई थी, इधर कैसे सिलेक्ट हुई? ये कौन सा जो था चैम्पियनशिप जिसमें आपने मतलब सिलेक्ट होना था आपने, फिर उसके बाद ये ट्रॉफीज़ आप जीती, गोल्ड मेडल्स बनी, तो ये तीनों जो ये गेम जीत कर आए, इसके बारे में कुछ इलैबोरेट कीजिएगा। हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे साउथ अफ्रीका एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि जुलाई में हुई थी पोचिस्तान में, उसके बाद हमारे रैंकिंग में बंदा आगे आता है, तो उससे हम लोगों की सिलेक्शन हुई कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। Okay. इसीलिए हम लोगों ने कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए 18 मेडल्स विन किए। और इसके साथ साथ अभी हम लोग वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे, वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा नाम है। और अगर हमें सपोर्ट की जाए, जितने भी हमें प्राइवेट स्पॉन्सर देख रहे हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, तो फिर हम लोग जो है वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं थी, हम लोग अपने ऑन पे गए हैं और हम लोग मेडल्स लेकर आए हैं। काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि डाइट मैनेज करना, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग का तो मुझे अंदाज़ा है, जिस दिन लास्ट टाइम भी आप मेरे शो पे आई थी, मैंने कहा मैं बता दूं, हमने आपको पाए खिलाए मैं जो आपके चक्कर में हमने भी खाए पाए खिलाए थे, वो भी बड़े उसके पाए बड़े ताकतवर होते हैं। और ये मेरी माशाल्लाह जितनी बहनें हैं ना, इनकी डाइट देख के मैं तो ऐसे हिल गई। मैंने कहा यार हम तो सिर्फ मतलब क्या कहूँ मैं आपको, सब नमक ही चखते हैं, और ये माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना, और वो जो पतली छोटी आपको दिख रही है ना, इसने ऐसे ऐसे 2-2 नान प्लेट में रखे थे, दोनों नान के निवाले एक साथ तोड़ के, तो आप सोचें कोई नान भी तिल वाले थे और दिल वाले भी थे, दिल वाले याद है तुम्हें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा खा के तुमने ऐसे हजम किया है, तुम्हें याद भी नहीं हुई, सब याद है ना? हाँ, दिल वाले एड्डे नान नान दे एड्डे निवाले ते, मैं अब परेशान ही हो गई। मैंने कहा यार ये बच्चियों को डाइट भी प्रॉपर चाहिए होती है, ठीक है। और मेरे पास आपकी कुछ क्लिप्स भी है, अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रा दिखाऊं लोगों को। जी जी जरूर दिखाएं। चले जी, टेक अ लुक एट द पैकेज। आइए जी। वाह, ये कौन है? ये मैं। ये तुम हो? कितना वेट उठाया हुआ है तुमने? ये है कहाँ गई? आ रही है। आ रही हूँ आ रही हो? कितना वेट उठाया है? मैं तो उधर ही घूमूं, मैं तो इधर पता ही नहीं चल रहा तुम्हें कहाँ से हो रही 100 है। kg था। ये ट्विंकल है, 120 प्लस है वेट इसका। 120 प्लस है? जी। ओए, माइक पास करके बोलो। और कितने तुमने ये कितने? ये देखें, 2 इवेंट दिखा रहे हैं ना, बेंच का अलग मेडल होता है, स्क्वाट्स का अलग होता है, डेडलिफ्ट का अलग होता है। हाँ। फिर एक चौथा मेडल मिलता है जो टोटल का होता है। अच्छा, बेंच वाला भी था? बिल्कुल। ओए वाह, ये कौन है? ये ट्विंकल, ट्विंकल, ये हम तीनों। ये सेंटर में, अच्छा तीनों, वाह 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 वाह। पाकिस्तान की तरफ से वुमेन हम 3 लड़कियां थी। हाँ। तो फिर उन्होंने जो हमारा वो था नेशनल एंथम, वो एक साथ किया था। लड़कियों में और भी लड़कियां थी, और भी मुल्कों से थी? बहुत ज़्यादा लड़कियां थी, बहुत ज़्यादा थी। इंग्लैंड था, कनाडा था। जब हम लोग अपना पहला कनाडा इवेंट की फाइट लड़कियां कर रहे थे ना, तब तो ना हम लोग ना वार्म अप रूम में ऐसे ही बैठ गए। हमने कहा इतनी देर बाद हमारी टर्न आ रही है ना कि हम बिल्कुल ठंडे हो गए थे। इतने लोग थे? और सन सिटी वैसे भी वेदर में ना बहुत ठंडा था। 7 बजे हमारा स्टार्ट होता था और रात को 11 बजे हमारा इवेंट खत्म होता था। इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन की लड़कियों है। की। जब आपकी बारी आती है तो वार्म अप दोबारा हो जाते हैं?
हो जी जाता वो है दोबारा फिर सेट वगैरह लगाना पड़ता है। एनर्जी वेस्ट होती है दोबारा वार्म अप करते हुए। दोबारा वार्म क्योंकि एक दफ़ा बारी आती है अगर 35 लड़कियां तो 35वीं बारी फिर आपकी आती है सेकेंड राउंड पे। अच्छा फिर थर्ड राउंड ये एक स्क्वाट्स की होगी, 9 लिफ्ट्स होती हैं तो 9 की 9 लिफ्टें ऐसे ही लगानी होती हैं। मींस के बस सिर्फ एक स्क्वाट की इवन को ये एक तस्वीर है जिसमें इंडिया ने भी जीता है। जी 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 बिल्कुल। ये क्या है? ये ये बेंच bench प्रेस press था, पे। ट्विंकल के साथ इंडिया की फाइट थी तो अब ना मेरा और विनोनिका का इवेंट चल रहा था तो असल में ना ट्विंकल- हम इनको भी बीट कर सकते हैं, बट ये है कि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। हमारे प्रॉपर तौर पे क्या क्या सपोर्ट चाहिए? मतलब हमें ये सपोर्ट चाहिए कि हम जब भी मुल्क से बाहर गया अपने ऑन पे गया। अच्छा। हमें प्रॉपर तौर पे टिकट्स, अकोमोडेशन, एंटी डोपिंग फीस ये हमारी सारी पे की जाए ताकि हम लोग मेंटली रिलैक्स होकर कैंप ट्रेनिंग कर लगाया सकें। जाए जिसमें कैंप में प्रॉपर डाइट हो, हमें पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जाए ताकि हम लोग और अच्छी टेक्निक सीख कर आ सकें। क्योंकि देखिए हम अच्छा मेरी बात सुनो, इस पर डिटेल में बात करते हैं। तुम्हारी बात सही है, तो बिना सपोर्ट के अपनी जेब से खर्चा करके जाते हो, मिलता भी कुछ नहीं है। बिल्कुल और ऐसे पूरे ही। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। लड़कियां यार ऑल द वे पूरी दुनिया के कितने कितने ममालिक से जाकर टक्कर लेके तो कंपटीशन कर रही हैं। हमें किस तरीके की सपोर्ट चाहिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे ट्यून। अच्छा जी, ये देखें कितने सारे मेडल्स हैं यहाँ पे, सिल्वर वाला भी, गोल्ड वाला भी, कितने सारे मेडल बच्चियों ने जीते। अच्छा गवर्नमेंट लेवल से आप लोग को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, अपनी जेब से पैसा लगा के जाते हैं, ठीक है, उधर से भी जब आप विन करते हैं उधर भी आपको कुछ नहीं आगे से मिलता। जाती कैसे जब आप अपनी जेब से जा रही होती हैं, कैसे जा रही होती हैं, सॉरी कैसे जाती हैं गुड़िया, बताएं किस तरीके से जाती हैं, कितना कोई खर्चा आ जाता है, किस तरीके से ट्रैवलिंग होती है, क्या होता है? अच्छा खासा खर्चा आ जाता है क्योंकि टिकट्स का अरेंज करना पड़ता है, अकोमोडेशन का अरेंज करना पड़ता है, और जो हमारी एंटी डोपिंग फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सारा कुछ हम लोग खुद एक ही गेम पे करते हैं। जाने के लिए जब कंपटीशन के लिए जाती है कितना खर्चा हो जाता है तीनों महीनों का? मैक्सिमम अब हमारी जो टिकट्स थी इस दफ़ा की वो 25 लाख की तो टिकट्स हुई थी क्योंकि हम लोग एमरिक्स और उस पे गए थे हाँ। इत्तेहाद पे। हाँ। और उसके बाद जो होटलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वो थी क्योंकि सन सन सिटी सिटी में थी। 25 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया ही होगा। नहीं नहीं गवर्नमेंट ने तो 1 गवर्नमेंट ने रुपया हमें भी सपोर्ट नहीं नहीं दिया। किया। बाकायदा हमारे जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी साहब थे परवेज इकबाल, उन्होंने लास्ट इवेंट पे जब हम लोग 15 मेडल्स विन करके आए थे तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हम इनको नेक्स्ट में फुल्ली सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं की हमें। और तो ये बाकायदा होटल हमें स्टे वहाँ पे ये सारा कुछ ये हम खुद लोगों ने किया खुद था। ही होटलिंग अरेंज भी किया 11 था। लाख की बढ़िया हमें क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था वो। 25 लाख का स्टे, 11 लाख की होटलिंग, कितने दिन रुके थे और आप? एंटी डोपिंग हम लोग पाउंड्स वहाँ में अलग पर पे किया था। 12 डेज थे। 12 दिन। हाँ जी। अच्छा कोई और फिर जब जीतते हैं तो भी कुछ? अभी नहीं, तक तो अभी कुछ तक भी तो नहीं ना कुछ उधर भी से आईपीएफ से तो वो होता ही इनफैक्ट नहीं है। जब हम उधर एयरपोर्ट पे आए तो मैं तो एयरपोर्ट देख के परेशान हो गई थी कि जैसे पहले हम आए थे तो इतना ज़्यादा क्राउड था, इतने लोग लेने आए, और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकले, मैं देख रही हूँ अच्छा कोई अभी हमें हार पहनाने आएगा अभी, ऐसे 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 मैं देख रही हूँ, और मैं पैदल ही इतनी ऐसे बड़ी जीत के बाद बाहर कोई नहीं आया लेने? कोई भी नहीं आया, और मैं ऐसी पार्किंग एरिया तक बस देखती देखती परेशान होती आ गई, और ऐसे 50 लाख परेशान होती खर्चा घर आ करके, गई। मुल्क का नाम रोशन करके, जीत के, गोल्ड मेडलिस्ट बन के, ठीक है, उसके बावजूद जब आप आए तो बाहर से कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऑफिशियल बंदा आपको नहीं, कोई रिसीव भी नहीं करने, receive कोई करने फूल पहनाने, कोई खुशी, कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं, आपका इस्तकबाल तक नहीं किया, कुछ भी नहीं है, बल्कि आप कल ही थे देख रही है कि कितने कोई सोच रही सा की होएगा। इसको तो बहुत था कि लोग आएंगे बुके 50 लाख खर्चा कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो कपड़े हैं ये आपको गवर्नमेंट ने बना के दिए यूनिफॉर्म? नहीं ये भी हमने ये खुद भी बनाए। हमने खुद हैं? बनवाए। हाँ जी। ये भी खुद ही बनवाए। पाकिस्तान ने आपको कुछ नहीं दिया, आप भी पाकिस्तान को दिए जाती हैं। कुछ भी नहीं दिया, ये सारा, ये यूनिफॉर्म सब कुछ, ये सारा आपने खुद बनवाया, सिलवाया है, बिल्कुल। खुद पाकिस्तान बन के घूम रही है पूरी दुनिया में। और यार आप लोग कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? नहीं कोई गवर्नमेंट लेवल पे किसी को अप्रोच किया, किसी से बात की, कुछ कहा? नहीं, एक दो थे पर्सन, जैसे अता तारक के कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा जी हम करेंगे, हम बड़ा सपोर्ट करेंगे, बस वो बातों की हद तक था, किया उन्होंने कुछ भी नहीं। ये जो इंडिया वगैरह से लोग खेलने के लिए आते हैं, लड़कियां वगैरह आपकी दोस्तें भी बन गई, उनको भी नहीं सपोर्ट करते हैं? उनको होती है? उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका 150 का दस्ता आया था, ह्यूज अमाउंट है, और वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमें 1 रुपया नहीं लगाने देती, हमें कैंपिंग देते हैं, हम लोगों को फुली सपोर्ट करते हैं, और वो इतने वो हमसे आगे क्यों, इसी वजह से हमसे आगे हैं कि वो उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें कैंपिंग देते हैं, उन्हें इंडिया से बाहर ट्रेनिंगों के लिए भेजा जाता है ताकि वो और अच्छा
अब जो है वो इंडिया का नाम रोशन करे और अच्छी ट्रेनिंग्स और टेक्निक ले। जब हम लोगों ने इवेंट पे किसी भी इवेंट पे जाना होता है ना, तो हम लोग ना मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हम लोगों से ट्रेनिंग नहीं हो रही होती। क्यों हम लोग स्पॉन्सर्स के तारड़ पीछे। साहब और मरियम नवाज जी आपसे अपील करेंगे, हम यहाँ ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ, मैंने टैलेंटेड होनहार बच्चियाँ बिठाई हैं जो पाकिस्तान बन के घूम रही हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही हैं, इतना एक्सपेंस खर्चा करती हैं, 50-50 लाख रुपए इनकी ट्रैवलिंग का खर्चा है, और जाती हैं आती हैं। 18 गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियाँ जो गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियाँ हैं तीनों, और बड़ा दिल से प्यार से मोहब्बत से काम करती हैं और पूरे पाकिस्तान का जो है ना नाम सर बुलंद कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पे इनको सपोर्ट होनी चाहिए ताकि इन जैसी आगे भी और भी जो बच्चियाँ हैं जो अपना नाम बना सकें, अपना काम कर सकें, अपनी चीज़ें थोड़ी सी छोड़ के साइड पे रख के ज़रा लोगों के बारे में भी सोचें, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये वो बच्चियाँ हैं जो कहती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम, मेरे साथ हैं सुहेल सिस्टर्स। ये वो गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। कॉमनवेल्थ गेम में 18 मेडल्स जो हैं ये जीत कर आई हैं, और इससे पहले 15 मेडल्स जो थे वो जीत कर आई थी। अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके इन्होंने इस दफ़ा जो है ये सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देखें, आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बावजूद, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बावजूद, ठीक है, इतना हौसला, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल के बाद इतने बड़े गेम में जाना एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आप एग्ज़ाम में किसी पेपर के मैदान में अगर जाके बैठते हैं तो आप पे कितना प्रेशर होता है और पूरा घर आपको सर पे उठा रहा होता है। तो जब आप किसी ऐसी गेम के लिए, किसी बड़े काम के लिए जा रहे होते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। 24-25 मुल्कों के बीच में आपका मुकाबला हो, और पाकिस्तान से लड़कियाँ फिर कहूँगी लड़कियाँ जब जाएँ और ऐसा हौसला, ऐसा बुलंद मुकाम हासिल करके आए, जीत कर आए, तो आपके जहनों में तो ये होगा ना कि क्या बात है भाई, गवर्नमेंट ने तो कमाल कर दिया, बच्चियां तो करोड़पति हो गई हैं ना। आइए जी, इनसे पूछते हैं कि इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी, इतनी विक्ट्री के बाद कि आप करोड़पति हो गई हैं। ओवर जी, बताइएगा सबसे पहले आप, क्या मिला आपको इतनी विक्ट्री हासिल करके, इतनी कामयाबी, इतने गेम्स जीत के? लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने 15 मेडल्स विन किए, उस टाइम भी हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी और हमें मेडल्स का कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया गया। और अभी भी हम लोग जब एयरपोर्ट पे आया तो हम लोग बड़ा मतलब सैड फील कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से एक भी पर्सन नहीं आया हमें वेलकम के लिए। और अभी भी हम लोग अपने ओन पर गए हैं, हमारी टिकट्स, अकोमोडेशन, हर एक चीज़ हम लोगों ने खुद की है। कितना कोई खर्चा आ जाता है जब आप जाती हैं? क्योंकि तीनों सिस्टर्स होती हैं तो हम लोगों का अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। टिकट्स वगैरह में कितना? तकरीबन हमारी 25 लाख के करीब तीनों की टिकट्स वगैरह, क्योंकि एमिरेट्स और बाकी दूसरी इत्तेहाद वगैरह की, और उसके बाद 11 तो ये लाख कौन खर्चा करता है? ये हम लोग खुद ही करते हैं, ये हमारे वालिद साहब करते हैं। इस दफ़ा तो ये हुआ था कि हम लोगों ने काफ़ी मकान बेच दिया या छत है? वो रखा हुआ है हमने गिरवी वो हम लोगों ने इस दफ़ा रखा हुआ है। मेरे गिरवी रखा हुआ है कि मेरे वालिद साहब का ये था कि हम लोगों ने उनको कहा था कि हम लोगों को बस 3-4 बड़ी इवेंट्स होते हैं जिनमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना था। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने क्या वो कॉमनवेल्थ में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। तो उन्होंने फिर जिस घर में हम लोग रहते हैं उसकी मतलब हम लोगों ने रजिस्ट्री रख के तो पैसे किए थे। फिर जब वहाँ जाते हैं टिकट्स वगैरह के बाद, तो जो रिहाइश होती है, होटल वगैरह होता है, उसका हम लोगों का 11 लाख होटलिंग का हुआ था और 5.5 लाख हम लोगों की सिर्फ एंटी डोपिंग फीस थी। जो हम लोगों को फीस वगैरह भी, वो पार्टिसिपेशन की, ये सब कुछ भी आप लोगों ने पे करना, पार्टिसिपेशन फीस भी देनी पड़ती है। और जीतने के बाद कुछ नहीं? जीतने के बाद अभी तक कुछ भी नहीं। जब पहले 15 किसी ने कोई कॉल शॉल किया? किसी ने भी नहीं किया, किसी ने मुबारकबाद नहीं दी हमें गवर्नमेंट सेक्टर पे। और जो इंडिया वाले जो जीतते हैं, जैसे बाकी और ममालिक के, चलो हमारे हमसाए मुल्क को ही कंपेयर कर लेते हैं, जब वो वहाँ पे जो उनके साथ आप जीत के आते हैं या वो जीतती हैं तो उनको क्या मिलता है?
हैं? उनकी तो- गवर्नमेंट उन्हें इनाम भी बहुत ज़्यादा देती है और इतने ढोलों से उनका इस्तकबाल हुआ है। ट्विंकल की फ्रेंड है मानसी इंडिया की, तो उसका जब हम लोगों ने स्टेटस देखा तो हम लोगों ने उसका वार्मली वेलकम देखा और हमें कोई लेने नहीं आया। हमें था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, हिस्ट्री में एक हिस्ट्री बन गई है कि 18 मेडल्स, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में से। तो हमें था कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे, सारे गवर्नमेंट सेक्टर होएगा बाहर, बड़ी दुनिया होगी हमें लेने के लिए, बट कोई भी नहीं था। अच्छा ये तो चलो रिसीविंग वाली बात होगी ना, पास आओ मेरे, इधर ही बैठो, इधर आओ, पास आओ। मुझे ये बताओ कि उनको कुछ मिलता है? हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं हमारे हमसाए मुल्क से ही, जब वो जीतती हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे कि उन्होंने हर महीने का एक रकम लगाई हुई थी, सैलरी, हाँ जी, अच्छा, उन्हें मंथली कितनी कोई सैलरी मिलती है। अंदाज़न? मैक्सिमम होती होगी उनकी 40 से या 60-70 के हज़ार, क्योंकि ये गेम बहुत मुश्किल है, ऊपर से उन्हें कैंपिंग दी जाती है, उन्हें इतना कैंपिंग भी फ्री है? बिल्कुल इसकी कैंपिंग, खाना शाना डाइट वगैरह की जो डाइट भी उनको फ्री है। ओके। हम लोगों को तो कैंप भी नहीं मिलता, हम और तो क्लब्स वगैरह जो जाते हैं, जो ट्रेनर जाते हैं वो? ट्रेनर भी उनके और बड़े, आपके ट्रेनर? हमारे ट्रेनिंग सिर्फ एक ही कोच है, वो भी मलिक राशिद हैं, यूके के हैं, भी और private है, क्वालिफाई वो कोच, वो भी government के प्राइवेट है, वो भी उनको फीस पे करनी पड़ती है? नहीं वो फीस लेते नहीं है, वो लेते नहीं वैसे हैं। ही करवाते हैं, उनका अपना क्योंकि शौक वो है। खुद भी उनको इंटरनेशनल शौक है। पावर लिफ्टर जैसे है। आपके वालिद साहब को शौक है कि आप बेटियां जो है मुल्क का नाम रोशन करें और अपना घर तक गिरवी रख दिया। तो कभी दुख नहीं होता बाबा जी ने अपने आपके शौक का पूरा करने के लिए, ख्वाब पूरा करने के लिए और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने के लिए अपना अभी घर तो तक गिरवी कर वो दिया? कहते हैं मैं थक गया हूँ, अब मेरे से और नहीं इसी होगा। वर्ड के बाद तो वो बिल्कुल ही ये बात कहते हैं कि अब मेरी बस हो गई हुई है, अब मैं और नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ होती है आप बहुत लोगों तकलीफ को? होती है हम लोग। अम्मी क्या कहती हैं? मामा तो वो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मेडल्स लेकर आए थे ना, तो हमें गवर्नमेंट ने अच्छा वेलकम किया था, बट हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइम मेरी मामा ना सडनली बिल्कुल ही रोना स्टार्ट कर दिया। तो मामा कहती है हमने क्या किया जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसे किया इन्होंने। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का पूरा घर, मतलब हम लोग बीमार होना स्टार्ट हो गए थे यही टेंशन के साथ ना कि मेडल्स के पैसे नहीं दिए। हालांकि हर किसी का, वो कहते हैं कि अगर कोई भी मजदूर है उसका पसीना वो खुश्क होने से पहले उसे उसकी उजरत मिलनी चाहिए। तो आपस में कभी आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं, तीनों बहनें बैठती हैं, कभी अपने इस गम को, इस दुख को, इस डिप्रेशन को डिस्कस करती हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी तो हम लोग कल भी यही बात कर रहे थे कि कॉमनवेल्थ के 18 मेडल्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और पाकिस्तान के ये हालात है कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे हमें पूछा नहीं गया, हमें मेडल्स का इंसेंटिव नहीं अच्छा, अनाउंस किया गवर्नमेंट गया। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी चाहें तो स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपको पता है? जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो भी, यहाँ पर तो कोई लड़की अगर वायरल हो जाती है तो टिकटॉक पर डांस करते हुए वायरल हो जाती है तो उसको ड्रामे मिल जाते हैं, उसको बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं, उसको फिल्में मिल जाती हैं, ब्रांड्स उठा के उसको जो है उनको बड़े बड़े कमर्शियल दे देते हैं। तो यार मेरी बात सुने, असल हीरो तो ये लोग हैं। इन्होंने कोई टिकटॉक पे डांस नहीं किया, इन्होंने कोई अदाएं नहीं मारी, इन्होंने कोई वल्गैरिटी नहीं की, प्लीज़। इन्होंने दिन रात मेहनत की है। इनके बाप ने इनको तालीम देने के लिए, इनको परवान चढ़ाने के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए दिन रात एक की होगी, अपनी ज़िंदगी दे दी है यार, अपनी सारी जमा पूंजी दे दी है। कल को देखो यार, है। और बड़ी बात ये कि ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने बाप का सर झुकाया नहीं, फ़ख्र से सर बुलंद किया, और तो और अपने बाप के साथ इन्होंने पूरे पाकिस्तान का सर बुलंद किया है। ये वो लड़कियां यार, इतनी बाहिम्मत है। जब मैं अभी ऐसे बच्चियों को दास देख रही हूँ, मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि यार हमारा क्या मुल्क है यार, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर नॉट इवन सपोर्टिंग दीज गर्ल्स जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं यार। हम अपनी सियासी लड़ाइयों की वजह से अपने इस मुल्क को गंदा करके बैठे हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को गंदा कर रहे हैं हम। कुछ पहचाने, कुछ तो अक्ल करें, अपने जहन में कुछ तो बात लेकर आए। उन्होंने अपना घर, एक बाप ने अपनी ज़िंदगी दे दी यार, अपनी पूंजी, अपनी छत, इन बच्चियों ने अपनी छत, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी गेम के लिए उन्होंने अपनी छत तक गिरवी रख दी है। अब अगली गेम में कैसे जाएंगी? ओलंपिक्स इनका ख्वाब होगा, कैसे खेलेंगी यार?
25, 30, 40 लाख रुपए कैसे खर्चा करेंगी? गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर टू सपोर्ट दीज गर्ल्स। गवर्नमेंट तो इतना तो फ्यूल ही लग जाता होता है गाड़ियों के, जो समझ आता नहीं होगी आपको मैं क्या कह रही हूँ। खुदा के लिए अपने मुल्क के टैलेंट को ज़ाया होने से बचा लें। आपको इंडिया वाली क्या कहती थी, साथ लेके जाना है आपको बैग में डाल के, क्या कहती थी बताया ना जरा, आपका टैलेंट बताओ ना मैं दुनिया को, बताएं क्या कहती थी आपको, क्या नाम था उसका? मानसी नाम था उसका लड़की का, और काफ़ी अच्छी उसकी और हमारी दोस्ती हो गई थी, तो उसका तो बस चलता तो वो मुझे अपने साथ ही ले जाती। वो अभी भी मुझे कॉल करती है और कहती है कि आप हमारे पास आओ इधर, और मैं इधर ही रख लूँ आपको। तो काफ़ी मतलब वो भी काफ़ी डिसहार्ड हुई थी कि आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट तो इतनी सपोर्टिव है। हमने कहा यार नहीं करती। कोई और मुल्क की टीम उठा ले तुम्हें, जैसे बुला रही है, बोल रही है, चली जाओगी क्या? वो तो हमें कह भी रहे हैं, हमें साउथ अफ्रीका वाले कह रहे हैं तुम जाओगी? तो मतलब हम जाना तो नहीं चाहते हैं, पर अगर पाकिस्तान में हमारे साथ किया क्या जा रहा है, हमारे मेडल्स को नहीं सराहा जा रहा, हमें नहीं सराहा जा रहा। यही अगर हम किसी और कंट्री से होते तो आप इमेजिन नहीं कर सकते गवर्नमेंट हमें कहाँ से कहाँ ले जाती। देखें ऑफर्स है, इंटरेस्ट है, लोग बुला रहे हैं, मगर नहीं, बच्चे नहीं जाना चाहते। इसी तरह सारे लोगों को आपने बाहर भेज देना है, सारे हमारा टैलेंट जो है वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। हमने क्या करना है इस अकेले मुल्क में रह के? सारे नालायक इस मुल्क में रह जाएंगे, निकम्मों के साथ बैठ के क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। सोचें, एक बाप का ख्वाब होता है कि बेटियों की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जमा करते हैं, मगर उन्होंने अपनी बेटी के गेम के लिए, उसकी ख्वाहिश के लिए सारा कुछ कुर्बान कर दिया है। सर झुका के बैठी, मेरा वैसे दिल बड़ा रोने वाला हो रहा है, मगर मुझे बड़ा कंट्रोल करके बोलना पड़ रहा है। तीनों बेटियां सर झुका के बैठी हैं कि इतनी कामयाबी, इतनी सक्सेस, इतनी विक्ट्री के बाद व्हाट आर वी गिविंग टू देम यार? क्या स्टेटस दे रहे हैं हम इनको यहाँ पे, क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं दे रहे। और वो फिर भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं, मगर कैसे खेलेंगी आगे ओलंपिक्स, कैसे खेलेंगी, कैसे जाएंगी? यार यूनिफॉर्म तक खुद बनाया है यार, शर्म आनी चाहिए। खुद पाकिस्तान बन के घूम रही हैं, खुद कपड़े यूनिफॉर्म बना के घूम रही हैं। पाकिस्तान ने इनको कुछ नहीं दिया मगर पाकिस्तान को दे रही हैं। ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों ने इनकी आवाज़ बनना है। ये टैलेंट ज़ाया गया ना, ये बर्बाद गया ना, मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान में तो ये ना जिसके लिए शोर मचे तो उसके लिए कुछ हो भी जाता है, वरना तो किसी के कान में जू भी नहीं रेंगती। हक जो नहीं देते आप लोग, लोगों का हक छीनने पे पड़े हुए। मरीम नवाज जी, आप भी खातून हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इन बच्चियों के ऊपर नज़र सानी करें। आप टैलेंट को प्रमोट करती हैं। मैंने तो, मुझे लगता है ये शो का जो बेड़ा लिया है वो मैंने, मरीम जी आपके पास केस भेज के पता नहीं मैं कितने आपके पास केस भेज चुकी हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इधर नज़रसानी कीजिए। ये टैलेंट बर्बाद हो गया ना, इनका जो गिरवी घर है वो छुड़वाएं, इनको सपोर्ट करें आगे, ताकि ये मुल्क का नाम रोशन कर सके और ओलंपिक्स में जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े पावरफुल बच्चे हैं ये। मेरा तो दिल फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है ये सारी बातें सुनकर। मगर मैं इनको सपोर्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ आप भी सपोर्ट करें। और बाहिम्मत लड़कियाँ हैं, देखें इनकी आवाज़ जो है वो आज मैं आपके सामने बनकर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी आवाम है, जितने ब्रांड्स हैं, हुकूमत है, ये सारे मिलके इनको सपोर्ट करें यार। ये आप इतने बड़े बड़े बालों के कमर्शियल में, तो साबुन के कमर्शियल में, या आप कोई डांस करने वाली टिकटॉकर हो, कुछ हो, तो फ़ौरन आप यूँ उठा के ना, तो उनकी जान छोड़ें। ये जो टैलेंट है इनको पकड़ें, इनको स्पॉन्सर करें। मुझे दे जी इजाज़त, ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं।